हेलो एवरीवन। तो इंडेस 115 आज हमें स्टार्ट करना है अपना एक नया स्टैंडर्ड इंडेस 115 जिसका नाम है रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। तो ये इंडेस स्टार्ट करना है। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें हम रेवेन्यू के बारे में पढ़ेंगे कि जो हम सेल करते हैं उस सेल की अकाउंटिंग किस तरीके से होगी। दैट्स इट। सिर्फ इतना ही इस इंडेस में पढ़ना है कि जो हम आपकी सेलिंग करती है, कोई भी एंटिटी है, मैं हूं, आप हैं, कोई भी बिजनेसमैन है, जो उसका सेल रेवेन्यू होता है जिसको आप टर्नओवर भी बोलते हैं, ठीक है, वो सब चीज़ों की अकाउंटिंग किस तरीके से हम करते हैं। ये इंडेस है। अगर इसका हम एग्जाम व्यू पॉइंट से बात करें तो एग्जाम व्यू पॉइंट से इसका अच्छा खासी वेटेज है। ये आपका 15 नंबर में भी आ सकता है, 10+5 करके भी आ सकता है कि एक 10 नंबर का क्वेश्चन दे दिया या और एक 5 नंबर का क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। ये इंडेस आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। लाइक नवंबर 2023 में क्वेश्चन आया था इंडेस का जिसमें कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट की बात करी थी। अभी क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, मतलब कुल मिलाकर इन शॉर्ट बात करें तो वो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। तो चाहे आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो चाहे आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो, दोनों ही तरह के क्वेश्चन होंगे एक्चुअल में प्रैक्टिकल, वेदर थ्योरेटिकल या फिर न्यूमेरिकल, होगा प्रैक्टिकल, इस बात की गारंटी है। तो इस इंडेस में हर तरीके के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। 15 नंबर का सिंगल क्वेश्चन भी आ सकता है, 10+5 करके भी आ सकते हैं, 8+8 करके भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हाँ, इस इंडेस से ठीक ठाक वेटेज का क्वेश्चंस आते हैं। तो सर इस इंडेस को हम स्टार्ट करते हैं। तो आइए इस इंडेस पे सर हम क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया इस इंडेस का नाम क्या है, इंडेस 115। इसका नाम है आपका रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। कि आप जो रेवेन्यू अर्न करते हैं, कैसे अर्न करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट से अर्न करते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ हुआ है? आपका कस्टमर के साथ हुआ है। बात समझ में आती है? तो रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। देसी भाषा में बात करें तो हम इसमें सेल की अकाउंटिंग करने जा रहे हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप अभी मैंने क्योंकि इंडेस पढ़ाया नहीं है तो अभी, लेकिन मैं आपसे छोटी छोटी बातें तो कर ही सकता हूं, जो आपकी बड़ी बेसिक बातें हैं, जो आप 11th क्लास में, 12th क्लास में, फाउंडेशन में ऑलरेडी सीख कर आ चुके हैं। हम सिर्फ वही बातें करेंगे, अब ज्यादा टेक्निकलिटी की बातें अभी हम नहीं करेंगे। तो छोटी छोटी बातें तो सर आप हमसे कर ही सकते हो, तो कोई बात नहीं, एक छोटी बात का हम एग्जाम्पल लेते हैं और उसकी मैं आपसे अकाउंटिंग पूछता हूं कि कैसे होगी, आपको आंसर देना है। मान लीजिए मेरी है एक सब्जी की दुकान, मेरी एक सब्जी की दुकान है और आप मेरे पास एज ए कस्टमर आए। आपने कहा भैया हमें जो है 1 किलो आलू दे दो। मैंने कहा भाई साहब 1 किलो आलू हमने लगाए हैं 30 रुपए के। 1 किलो आलू कितने रुपए के हमने लगाए हैं? 30 रुपए के। आपने मुझे 30 रुपए दिए, मैंने आपको आलू दे दिए। नॉर्मली ऐसे ही होता है, बिल्कुल बेसिक बात कर रहे हैं, ज्यादा टेक्निकलिटी तो नहीं लग रही। 11th 12th क्लास की बातें कर रहा हूं, इंडेस 115 की बातें नहीं कर रहा मैं। तो आप मेरे साथ में जुड़े रहना, ठीक है, मैं आपको बातें बताता हूं। चलिए, मैंने आपसे जब कहा कि आप मुझे 30 रुपए दीजिए, मैं आपको 1 किलो आलू दूंगा। 30 रुपए किलो आलू हमारे हैं। चलिए, तो जब आपने मुझे 30 रुपए दिए, उसकी एंट्री मैंने क्या पास करी होगी? मैंने एंट्री पास करी होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। 30 रुपए यही एंट्री पास करी होगी। बिल्कुल 11th क्लास वाली एंट्री है, कोई ज्यादा टेक्निकलिटी नहीं है, बिल्कुल 11th क्लास वाली एंट्री है और ये आपको अच्छे से आती भी है। चलिए, और फिर मैंने आपको आलू दे दिए होंगे। तो जैसे मैंने आपको आलू दी है तो मैंने सेल कर दी। तो सेल की एंट्री क्या हम पास करेंगे? सेल की एंट्री मैं उसी दिन पास कर लूंगा, कस्टमर अकाउंट डेबिट 30 रुपए। ये 30 रुपए क्रेडिट था, डेबिट होके खत्म हो गया, टू सेल 30 रुपए। क्या यही एंट्री मैं पास करूंगा? क्या इंडेस 115 की बात कर रहा हूं मैं? क्या नहीं, मैं तो बिल्कुल सिंपल बात कर रहा हूं, आपका 11th क्लास की बात कर रहा हूं। यही एंट्री पास किया करते थे आप 11th क्लास में। सब कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, एडवांस आ गया। एक तरह से एडवांस में हमने कस्टमर के नाम से अपना लायबिलिटी क्रिएट कर लिया, लायबिलिटी क्रेडिट करके बढ़ा दी, यही करते थे हम। उसके बाद में जब हमने अपना जो हमें उस पैसे के बदले करना था, उस पैसे के बदले हमें क्या करना था? हमें आलू देने थे।
तो मैंने आपको आलू दिए, तो आलू जैसे ही मैंने आपको दे दिए 1 किलो, तो मेरा काम पूरा। अब मैंने अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया कि भाई कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल, कि जो मुझे करना था वो मैंने कर दिया, अपना मेरा सेल बुक हो गई। ऐसे ही करते थे। अच्छा चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। ऐसा ही एग्जांपल लेंगे। डे 1 पर आप मेरे पास में आए, आपने कहा भैया भैया मैं इधर से गुजर ही रहा था, तो मैंने सोचा 30 रुपए आज मेरे पास हैं और छुट्टे पैसे हो सकता है कल वल में ना हो, लेकिन मुझे ना कल आलू चाहिए, आप मुझसे आज पैसे ले लो, आप मुझसे आज पैसे ले लो और कल मैं इधर से चलते बढ़ते आपसे आलू ले लूंगा, पैसे तो मैं आपको आज दे ही रहा हूं। मैंने कहा भाई ठीक है कोई बात नहीं, आप पैसे रखवा दो, आलू जब चाहो आप तब ले लेना, कल परसों तरसों 10 दिन बाद जब भी आप कहोगे मैं आलू आपको दे दूंगा। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन हुई आपके और मेरे बीच में। अच्छा, ये जो मैं आलू खरीद रहा हूं बेच रहा हूं आपको, ये एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट है कि मैंने आपसे आलू खरीदने और बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया। अभी इंड AS 115 के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वो बाद में देखेंगे ना, अभी एक लेमैन की तरह बात कर रहे हैं। आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से ही देख लो, अभी वो तो आपने पढ़ा हुआ है फाउंडेशन में, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात तो कर ही सकता हूं ना थोड़ी सी। हालांकि इंड AS 115 के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है बाद में देखेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिंपल है कि आपने और मैंने एग्रीड कर लिया कि आप मुझे 30 रुपए दोगे और मैं आपको उसके बदले 1 किलो आलू दूंगा। चलिए, आपने मुझे डे 1 पे कैश पकड़ा दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, मैंने ये एंट्री पास कर ली होगी, 30 रुपए 30 रुपए। अब जिस दिन मैं आलू दूंगा आपको, उस दिन मैं सेल की एंट्री पास करूंगा। यही करते थे आप स्टार्टिंग में, आप यही करते थे 11th क्लास में 12th क्लास में। क्या मैं डे 1 पर ही, डे 1 पर बिना आलू दिए कस्टमर अकाउंट डेबिट 30 रुपए टू सेल 30 रुपए ये एंट्री पास कर लूं? अच्छा, अभी मैं सेल 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 बोल रहा हूं क्योंकि स्टार्टिंग है बिल्कुल, आगे चल के मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा रेवेन्यू से। ठीक है, दोनों एक ही बात होते हैं, रेवेन्यू और सेल, लेकिन क्योंकि इंड AS ने रेवेन्यू वर्ड यूज किया है तो हम भी रेवेन्यू ही वर्ड यूज करेंगे। हालांकि सेल लिख दो रेवेन्यू लिख दो, कोई अलग बात नहीं है। अभी फिलहाल मैं सेल बात करूंगा। चलिए, तो क्या इसी दिन मैं आपकी एंट्री पास कर दूं कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल, जबकि आज तो मैंने आलू दिए भी नहीं है। ये एंट्री आप कब पास किया करते थे? आपको बता दिया जाता था कि आपको फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल को आपको कैश मिला और 5 अप्रैल को आपने गुड्स सोल्ड टू मोहन, राम, श्याम, जो भी नाम आता था आपका बुक्स में, वो आपने दिखा दिया। तो आप कहते थे भाई साहब अगर 5 अप्रैल को गुड्स दिए तो 5 अप्रैल को ये वाली एंट्री पास कर दो। 1 अप्रैल को मान लो ये वाली कैश आया एडवांस और 5 अप्रैल को आपने गुड्स जो आपको देना था वो आपने दे दिए सामने वाले पर्सन को, तो 5 अप्रैल को आप सेल बुक कर दिया करते थे। ऐसे ही करते थे आप। तो ये वाली एंट्री डे 1 पर नहीं करूंगा, ये वाली एंट्री मैं 5th डे पर करूंगा, जिस दिन मैंने एक्चुअली गुड्स आपको दिए हैं। मान लो 5 दिन के बाद आप आए, आपने कहा था अगले दिन आ जाऊंगा, अगले दिन मान लो नहीं आ पाए, 5 दिन के बाद आए तो 5 दिन के बाद ये वाली एंट्री पास करूंगा, सेकंड वाली कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल। अच्छा, मुझे आप बताओ, कॉन्ट्रैक्ट हमेशा बायलैटरल होता है, ये तो आप जानते हैं। हमेशा कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा? आपने मुझे पैसे दिए, आपकी ऑब्लिगेशन क्या थी? पैसे देना। ठीक है, आपने पैसे मुझे दिए, अब इस पैसे के बदले मैं भी तो आपको कुछ दूंगा ना। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं आपको 1 किलो आलू प्रोवाइड करूं। आपसे पैसे लिए और आपको आलू दिए, यही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या मैं कह लूं एक्टिविटी जो मुझे परफॉर्म करनी थी आपके लिए, वो हमारे एग्जाम्पल में क्या थी? आलू का देना। आलू मैंने पैक करे, आपको पॉली बैग में डालकर दे दिया, आपके हाथ में पकड़ा दिए कि भाई साहब ये आलू। जैसे ही मैंने आपके हाथ में पॉली बैग में पैकेट करके आपको आलू पकड़ा दिए 1 किलो, उस दिन उस मोमेंट पर मैं ये बोलूंगा कि आज मेरी इस कॉन्ट्रैक्ट में जो मेरी ऑब्लिगेशन थी, जो मुझे परफॉर्मेंस करनी थी, उसकी जो ऑब्लिगेशन थी, जो मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी, ऑब्लिगेशन जिम्मेदारी, परफॉर्मेंस को कह लूं मैं एक्टिविटी, कि मुझे क्या एक्टिविटी परफॉर्म करनी थी? कि मुझे आपको आलू देने थे। मतलब क्या परफॉर्म करना था? मुझे आलू देना, ये मेरी ऑब्लिगेशन थी, मतलब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन थी। तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मैंने किस मोमेंट पर अपनी पूरी कर दी, उस मोमेंट को माना जाएगा कि आपने जो आपने करना था इस कॉन्ट्रैक्ट में वो काम आपने कर दिया। तो जैसे ही मैंने पॉली बैग में आपको 1 किलो आलू पकड़ाकर दे दिए, उस मोमेंट पर मैं कहूंगा कि हां,
इस कॉन्ट्रैक्ट में मुझे जो करना था वो मैंने कर दिया। जिस काम के मैंने पैसे लिए थे आपसे 30 रुपए, वो काम मैंने आज परफॉर्म इस मोमेंट पे कर दिया, जैसे आपको थैली पकड़ाई। बात समझ में आती है? और उसी मोमेंट पर मैं कहूंगा भाई मेरा काम पूरा, अब ये जो पैसे हैं अब ये कस्टमर को वापस नहीं देने, अब ये मेरी सेल हो गई, तो मैं कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल ये एंट्री पास कर लूंगा। ऐसे ही करते थे 11th क्लास में, कुछ अलग नहीं था, बिल्कुल ऐसे ही था। हाँ सर, बिल्कुल ऐसी होता था। बस हमें वहां पे डेट दे दी जाती थी, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर 1 अप्रैल 30 रुपए, तो उसकी एक जनरल एंट्री पास कर दिया करते थे हम। उसके बाद कहता था कि भाई साहब जो 1 अप्रैल को कैश रिसीव किया कस्टमर से, उसके बदले के गुड्स आपने 5 अप्रैल को कस्टमर को दिए। ठीक है, तो कस्टमर को जब 5 अप्रैल को गुड्स दिए तो वो आपने 5 अप्रैल को सेल की एंट्री पास कर लिया करते थे। इतना ही था और इतना ही करना है, इतना ही करना है। बस इन्हीं चीजों में, इन्हीं बातों में थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी हम डालते जाएंगे और चीजों को आगे बढ़ाते जाएंगे। बिल्कुल इनिशियल लेवल पर लेकर चलेंगे, बिल्कुल जीरो से मैं चीजें उठा रहा हूं। अभी मैंने कुछ भी ऐसा नहीं करा, कुछ भी ऐसा नहीं बताया आपको जो सीए फाइनल लेवल का हो। मैंने तो सारी आपकी 11th क्लास की बातें कर रहा हूं जो आपको ऑलरेडी आती हैं। सिर्फ वही बातें कर रहा हूं जो आपको ऑलरेडी आती है, सिर्फ मैं एक रिमाइंड करा रहा हूं। इसके साथ साथ हम इसमें कनेक्ट करेंगे अपने कॉन्सेप्ट्स जैसे जैसे टाइम बीतता चला जाएगा। अभी तो ये शुरुआती रुझान है। चलिए, अच्छा चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। यही नहीं रुकेंगे, हम एक और एग्जांपल लेंगे। एक और एग्जांपल से और चीजें हम समझते हैं। आप मेरे पास आए, वही सब्जी का ठेला है मेरा, ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रहा, सब्जी का ठेला है मेरा, ठीक है, मेरा सब्जी का ठेला। आप मेरे पास आए, आपने भैया आलू कैसे लगाए? मैंने कहा भैया आलू चाहिए, आलू जो है 1 किलो आलू 30 रुपए के, 1 किलो आलू 30 रुपए के, ठीक है। आपने पूछा अच्छा 1 किलो प्याज कितने की है? मैंने कहा जी 1 किलो प्याज है 20 रुपए की, ठीक है, 1 किलो प्याज मेरी 20 रुपए की। चलिए, तो आपने मुझे कितने पैसे दिए टोटल? आपने मुझे कहा भैया 50 रुपए ले लो और मुझे ये 1-1 किलो दोनों चीजें दे दो। मैं क्या एंट्री करूंगा? मैं पहली एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा, बैंक ना लिख के मैं कैश लिखूं। कभी आप ना बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर बैंक से कैसे देंगे सब्जी वाले ठेले को पैसे। तो वैसे बैंक भी लिख सकता हूं, हो सकता है यूपीआई करा हो आपने मुझे, ठीक है। क्यूआर कोड तो आज की डेट में हर ठेले वाला, छपड़ी वाला सब लेके बैठते हैं, इतने सब एडवांस हो चुके हैं, ठीक है। तो मैं कैश या बैंक कुछ भी लिख सकता हूं, सब चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल है। चलिए फिर भी मैं कैश लिखता हूं। कैश अकाउंट डेबिट 50 रुपए टू कस्टमर 50 रुपए। आपने मुझे 50 रुपए दिए, ठीक है, तो 50 रुपए की मैंने क्या एंट्री पास करी होगी? भैया 50 रुपए मेरे पास आ गए और कस्टमर को 50 रुपए मैंने 50 रुपए कस्टमर के अकाउंट में एज ए एडवांस ले लिए। उसी दिन मैंने आपको 1 किलो आलू भी दे दिए। अरे उसी दिन क्या, 5 मिनट का काम होता है। 50 रुपए आपसे लिए, 5 मिनट में 1 किलो आलू अपने तोले तराजू में, 1 किलो जो है प्याज तोली तराजू में, दोनों को पैकेट पॉलिथीन में पैक किया और आपको दे दिए। तो जैसे ही मैंने आपको दिए 1 किलो आलू और 1 किलो प्याज, तो क्या एंट्री करूंगा मैं? कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल आलू, ठीक है, टू सेल प्याज। कस्टमर अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा? 50 रुपए से, आलू 30 रुपए से और प्याज 20 रुपए से। आलू 1 किलो 30 रुपए के थे, तो आलू की सेल मैंने 30 रुपए की बुक कर ली और प्याज की सेल मैंने 20 रुपए की बुक कर ली। चलिए सर, ये एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ गया। क्या ये भी इंड AS 115 की बात कर रहा हूं क्या मैं? नहीं, मैं तो सिर्फ 11th-12th की बात कर रहा हूं। चलिए सर एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक और एग्जाम्पल आप सुनना। आप मेरे पास आए, आपने मुझसे कहा भैया 50 रुपए तो अभी ले लो और मुझे ना आलू तो अभी दे दो। 30 रुपए किलो आलू आपने बताया, तो आलू तो 1 किलो मुझे अभी दे दो। प्याज ना बड़ी खराब हो जाती है, प्याज मुझे अभी नहीं चाहिए, प्याज मैं कल आपका आकर लूंगा। तो प्याज जो है मैं आपका कल आकर लूंगा, तो वो मुझे आप कल दे देना अभी, लेकिन पैसे अभी रख लो पूरे 50 रुपए। आलू मुझे अभी दे दो, प्याज मैं कल आपसे आके बिना पैसे के ले जाऊंगा, क्योंकि पैसे तो आज ही दे रहा हूं। चलिए इसकी क्या एंट्री करेंगे सर? तो कैश अकाउंट डेबिट 50 रुपए टू कस्टमर 50 रुपए, ठीक है। और ये आपका डे 1 पर एंट्री होगी। डे 1 पर एक और एंट्री होगी, कस्टमर अकाउंट डेबिट 30 रुपए टू सेल
आलू, आलू बेच दिया 30 रुपए का। क्या प्याज की एंट्री आज कर लूं क्या? प्याज आज तो बेची ही नहीं है। मैंने कहा इंडेस कहता है आपका कि जब आपने, या इंडेस अभी भूल जाओ, नॉर्मल दिमाग क्या कहता है आपका, इंडेस बाद में पढ़ेंगे। नॉर्मल दिमाग क्या कहता है भैया, आज की डेट में तो आलू की जिम्मेदारी मैंने पूरी करी ना, आलू बेचने की जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो मैंने आज पूरी कर दी, तो मैंने आज आलू की सेल बुक कर ली। लेकिन आपने प्याज बेचने की जो आपकी जिम्मेदारी थी, प्याज तो आपने आज नहीं दी ना। इस 50 रुपए में से 20 रुपए तो अब भी आपने एडवांस रखा हुआ है। प्याज आप बेचोगे कब? प्याज आप बेचोगे कल, तो प्याज की सेल कल बुक करना। लॉजिक क्या कहता है, दिमाग, कॉमन सेंस क्या कहता है? ऐसा ही कहता है। इंडेस की तो हम बात ही नहीं कर रहे। तो जब आप अगले दिन आओगे डे 2 पर, अब डे 2 पर आप मुझे पैसा तो कुछ नहीं दोगे, क्योंकि पैसा तो आप यस्टरडे मतलब कल ऑलरेडी दे चुके हो, जो बीता हुआ कल है 50 रुपए। उसमें से 30 रुपए के आलू तो मैंने आपको कल ही दे दिए थे, तो मैंने आलू की सेल तो कल ही बुक कर ली। और प्याज मैंने आपको आज बेची, तो प्याज की सेल मुझे आज बुक कर लेनी चाहिए। तो आज डे 2 पर क्या एंट्री पास करूंगा मैं? कस्टमर अकाउंट डेबिट 20 रुपए टू सेल प्याज 20 रुपए। सर ये एंट्री कर देंगे, कस्टमर 50 रुपए से क्रेडिट हुआ था, 30 से डेबिट और 20 से डेबिट, तो दोनों 50 रुपए से डेबिट हो गए, खत्म हो गया। और सेल 30 रुपए से बुक करी और सेल 20 रुपए से बुक करी, तो पूरी 50 रुपए की सेल भी बुक हो गई। ऐसा ही कहता है कॉमन सेंस, ऐसे ही कहता है। 11th क्लास में ऐसी आती थी एंट्रियां कि 50 रुपए ले लिए साहब, 5 अप्रैल को जो है वो आलू दे दिए, तो 30 रुपए के आलू, तो 5 अप्रैल को आपने आलू की एंट्री बुक कर दी। उसके बाद में आपसे कभी 8 अप्रैल को बंदा आया, प्याज भी ले गया 20 रुपए की, तो प्याज की कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल 20 रुपए की 8 अप्रैल को बुक कर दी। ठीक है सर, ऐसी होती थी एंट्री। 11th 12th क्लास की बात कर रहा हूं, इंडेस की तो बात ही नहीं कर रहे अभी हम। बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बातें हैं, ऐसी होना चाहिए। इंडेस नहीं भी होता, जब आपने इंडेस नहीं पढ़ा था तब भी तो आप ऐसे ही करते थे, कॉमन सेंस लगा के ऐसे ही पढ़ते थे आप। क्या 11th 12th क्लास में आपको क्या इंडेस आता था पढ़ना? नहीं आता था, लेकिन फिर भी तो ऐसी एंट्री करते थे। मैं ये कह रहा हूं कुछ नहीं करना, बस इतना ही करना है जो मैंने आपको ये बताई है ना एग्जांपल, 3-4 एग्जांपल लिए हमने आलू प्याज वगैरह के, इसमें जैसे जैसे सोच के आपने एंट्रीज करी हैं, बस ऐसे ही सोच के एंट्रीज इंडेस में भी करनी है, कुछ अलग नहीं है। सिर्फ हाँ डेफिनेटली, क्योंकि सीए फाइनल लेवल पर आपको इतना बड़ा इंडेस पढ़ाया जा रहा है, तो डेफिनेटली क्वेश्चन ऐसा तो आएगा नहीं कि आलू और प्याज का आपको ये एंट्री मरवाए और 15 नंबर दे दे इंस्टीट्यूट, ऐसा तो होगा नहीं। अगर ऐसे ही करना होता तो ये चैप्टर इंडेस आपका सीए फाइनल में पढ़ाते ही नहीं। अगर इतना ही करना होता तो 11th क्लास में पढ़ा के छुट्टी कर दी जाती। तो डेफिनेटली कुछ तो कॉम्प्लेक्सिटी होगी, आगे चल के बाद में देखेंगे ना, कॉम्प्लेक्सिटी की बात तो बाद में करेंगे। अभी तो पहले बेसिक तो समझ ले, बस बेसिक अगर समझ लिया ना आपने तो कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ जाएगा। जो मैं कॉन्सेप्ट आपको अभी समझाना चाह रहा हूं, मैं आपका बेस बिल्ड कर रहा हूं इन एग्जांपल से, इनको हल्के में मत लेना। चलिए, मैंने आपसे कहा कि इतनी एंट्री आपको करनी है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये चीजें अगर आपके समझ में आती हैं तो इसका मतलब समझ लो आपके एक बेस बिल्ड हो चुका है। उसके बाद मैं चीजें आगे आपको समझाऊंगा तो और अच्छे समझ में आएंगी। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं कि साहब आपने एक चीज नोटिस करी होगी, क्या मैंने आपको यह सिखाने पे फोकस किया कि भाई जब कैश मुझे रिसीव होता है तो कैश डेबिट होता है, कस्टमर क्रेडिट होता है, या फिर कस्टमर डेबिट होगा या कैश क्रेडिट होगा? क्या मैंने आपसे यह क्वेश्चन पूछा अभी तक एक बार भी? नहीं, मैंने सीधे कह दिया कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। मतलब क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, मैंने उस पर फोकस नहीं किया। वो आपको आता है, वो 11th क्लास में आप सीख चुके हो। मैं आपको ये नहीं सिखा रहा हूं कि साहब कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल ये एंट्री होती है, सेल अकाउंट डेबिट टू कस्टमर नहीं होती, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल होती है। ये चीज नहीं सिखा रहा मैं आपको, इस चीज पे फोकस नहीं है। ये चीज आपको बहुत अच्छे से आती है, ये आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। आपने अगर नोटिस किया हो तो मेरा फोकस था टाइमिंग पर, मेरा इन सारे एग्जाम्पल में फोकस था टाइमिंग पर कि आपको रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करना है। ये जो कब है ना, ये कब, ये कहीं ना कहीं डेट को डिनोट करता है। भाई जब भी मैं कहता हूं कब, तो वो चीज एक टाइम को डिनोट करती है ना, कि कब हुआ, मतलब कुछ टाइम बताओ, डेट बताओ, ईयर, मंथ,
कब होगा ये काम, तो इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं एक डेट एक्सपेक्ट कर रहा हूं, एक टाइम एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि भी कब होगा ये काम। तो यहां पर भी इन डेज फोकस जो करता है, और मैंने भी आपको यही बताया फोकस करके कि भाई साहब रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होगा। साहब आपकी कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल 50 रुपए की एंट्री तो पढ़नी ही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। कस्टमर अकाउंट डेबिट, अगर मैंने 50 रुपए के आपको आलू बेचे हैं तो कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल 50 रुपए, ये एंट्री तो आप 11th क्लास में भी सीख कर आ चुके हैं। वहां पर तो क्योंकि लिख दिया जाता था भाई साहब 8 अप्रैल को आलू सेल हुए तो 8 अप्रैल को एंट्री पास कर दो। मैं ये कह रहा हूं कि आपको ये चीज अगर जज करनी पड़े कि भाई साहब ये एंट्री 8 अप्रैल को होनी है या 5 को होनी है, 10 को होनी है, होनी नहीं है, इस पे हम बात कर रहे हैं। मेरा फोकस है टाइमिंग ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन, कि भाई ये एंट्री किस दिन होगी, क्या पता ऐसा हो जिससे मुझे पता लगे कि हां मुझे ये एंट्री अब पास कर देनी चाहिए। सर इस एंट्री पे क्यों फोकस नहीं है आपकी टाइमिंग का? अरे भैया कैश तो जिस दिन रिसीव हुआ है बैंक से या जिस दिन पेमेंट रिसीव हुई है उसी दिन करेंगे, ये तो बैंक रिकंसिलिएशन का मैटर है, ये इंडेस का मैटर नहीं है। आपने आज मुझे पैसे दे दिए तो इंडेस कहता है भाई साहब जब पैसे दे दिए तो पैसा रिसीव करना तो उसी दिन दिखा लो ना। हाँ रेवेन्यू, उस पैसे को रिसीव करने के बाद उसका रेवेन्यू कब बुक करोगे वो मैं बताऊंगा आपको। ये चीज कौन बोलता है? इंडेस बोलता है। तो हमारा फोकस ये वाली एंट्री पर नहीं था, कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, इस पर हमारा फोकस नहीं था। ये तो जो एक्चुअल डेट होगी उस दिन एंट्री हो जाएगी। हमारा फोकस था ये लिए हुए पैसे का रेवेन्यू सेल किस दिन बुक करूं, किस दिन इसको मैं अपनी इनकम अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में दिखाऊं। मेरा फोकस उस चीज पे था कि मतलब ये वाली जो एंट्री है कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल, इसकी डेट क्या होगी। इतना ज्यादा जमा जमा के गड़ा गड़ा कर मैं आपसे बोल रहा हूं, आपको ये चीज समझ में आ गई है कि सर का फोकस है टाइमिंग ऑफ रेवेन्यू पे। इसके अलावा बाकी सारी चीजें ना, बाकी सारी चीजें आपका जो है इसके आसपास घूमेंगी, इस पॉइंट के आसपास घूमेंगी, और ये जो एंट्रीज हमने समझी हैं इसके आसपास घूमेंगी। मेन फोकस है टाइमिंग ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन का, ठीक है, कि किस दिन रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होना है। हाँ सर हमें ये वाली बात आपकी बहुत 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 अच्छे से समझ में आ गई, आप क्या कहना चाहते हो। अब आप और मैं सेम पेज पर हैं, अब आप और मैं सेम पेज पर हैं कि जो चीज मैं बताने जा रहा था वो चीज आपके फोकस दिमाग में आ गया है कि सर टाइमिंग ऑफ रेवेन्यू पर बात चलेगी। चलिए सर एक एग्जांपल आप और लीजिए ताकि आपकी बातें और ज्यादा अच्छे से हमें समझ में आए। चलिए अच्छा, चलिए मैं कहता हूं जरूरी नहीं पैसा पहले ही आएगा, हो सकता है मैं पहले एंट्री करूं कस्टमर अकाउंट डेबिट 50 रुपए टू सेल आलू 50 रुपए डे 1 पे, उसके बाद में डे 2 पर आपके पास पैसा आ जाए कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, ऐसा भी हो सकता है। सर इसका एग्जांपल स्टोरी वाइज बताइए। तो आप मेरे स्टूडेंट थे, आप सीए बन गए थे, तो मेरा सब्जी का ठेला था, तो आप मेरे पास में आए, आपने कहा सर आप तो हमें जानते हैं, हम आपका पैसा लेके भागेंगे थोड़ी, तो आप हमें अभी आलू दे दो, हम आपको कल पैसे दे देंगे। तो मैं डे 1 पर आपको जैसे ही मैंने आलू दे दिए, जैसे ही मैंने आपको आलू दे दिए पन्नी में पैक करके, पॉलिथीन में पैक करके, जैसे ही मैंने आपको आलू दे दिए, इसका मतलब मेरे पार्ट पर जो करना था मुझे, जिसके पैसे आप मुझे कल दोगे, उस आने वाले पैसे के बदले का काम मैंने एडवांस में कर दिया है। तो अगर काम मैंने एडवांस में कर दिया है तो भाई साहब आज की डेट में सेल मैंने कर दी ना, पैसा आपका कल आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैंने कहा कि साहब डे 1 पर आपने पॉलिथीन में पैक करके आपको आलू मैंने दे दिए, तो इसका मतलब मेरे पार्ट पर जो ऑब्लिगेशन थी उस कॉन्ट्रैक्ट में जो आपने और मैंने किया वो मैंने काम पूरा कर दिया अपना, तो मैं 50 रुपए की सेल बुक कर लूंगा। और इस सेल को कहां दिखाऊंगा? इस सेल को पीएल में दिखाऊंगा, रेवेन्यू 50 रुपए। अगले दिन आप आए, आपने कहा सर वो आपके 50 रुपए मेरी तरफ थे उधार, तो वो आप पैसे ले लीजिए। आपने मुझे 50 रुपए दिए, टू कस्टमर एंट्री करके मैंने 50 रुपए नॉक ऑफ कर दिए। कस्टमर 50 रुपए से डेबिट हुआ, लेनदारी बढ़ी, क्रेडिट कर दिया और कैश मेरे पास आ गया 50 रुपए, कैश डेबिट टू कस्टमर 50 रुपए, एंट्री क्लोज हो गई है।
अल्टीमेटली एंट्री इसकी क्या बनी? अल्टीमेटली एंट्री इसकी बनी सर कैश डेबिट टू सेल। ठीक है, ये कस्टमर 50 से ये कस्टमर खत्म, कैश डेबिट टू सेल 50 रुपए 50 रुपए, अल्टीमेटली एंट्री बनी। सर ये भी हमें पता है, ये भी 11th क्लास की बात आप बता रहे हो, तो बिल्कुल मैं तो 11th क्लास ही पढ़ा रहा हूं आपको अभी मैं इंडेस पे आया ही कब हूं अपने। चलिए, ऐसा भी हो सकता है, ये चीज मैंने क्यों बताई आपको, कभी आपको ऐसा ना लगे कि नहीं सर इंडेस में शायद कुछ ऐसा होता होगा, पहले पैसे लेने होते हैं तभी सेल होती है। तो भाई कुछ भी हो सकता है, पहले पैसे बाद में सेल, पहले सेल कर दी और पैसे बाद में ले रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है सर, बात समझ में आती है। चलिए सर, एक एंट्री और लिखी, उससे आप हमें ना और चीजें आप बताना। चलो मैं एक एंट्री और डब्बे में लिखता हूं, है ना, डब्बा पूरा दिख रहा है आपको, ठीक है। चलिए मैं कहता हूं अभी उधार मैंने सेल करी है, एंट्री क्या करूंगा अभी, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल 50 रुपए 50 रुपए। चलिए अब मैं आपसे अगर एक चीज पूछूं कि मैंने आपको आलू बेचे 50 रुपए के, ठीक है, तो क्या आलू 50 ही रुपए के हैं या आलू 30 रुपए के होने चाहिए 1 किलो, या 20 रुपए के होने चाहिए 1 किलो, या 10 रुपए के होने चाहिए 1 किलो, ऐसा भी तो हो सकता है। अब इसकी सर बैकग्राउंड स्टोरी बताइए हमें कि आपके दिमाग में ये वाला डाउट आया ही क्यों। देखने में तो सिंपल लग रहा है, 1 किलो आलू 50 रुपए में आप बेच रहे हो तो 50 रुपए में जो है आप बेच दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने ये वाला दिमाग में डाउट लाया ही क्यों सर, इसको स्टोरी से बताइए। तो सुनो, आप मेरे पास में आए, आपने मुझसे कहा कि सर 1 किलो ना आलू दे दीजिए। आपने मुझसे पूछा कि सर आलू कितने रुपए के, मैंने कहा आलू भैया देखो 30 रुपए किलो हैं, 1 किलो आलू 30 रुपए के हैं, ठीक है। 1 किलो आलू 30 रुपए के, इसका मतलब आलू नॉर्मली कोई भी 30 रुपए के बेचता होगा, मेरे बराबर वाला जो सब्जी का ठेला है वो भी 30 रुपए के बेच रहा होगा। छोटा मोटा मार्जिन 1 आध रुपए का अलग हो सकता है, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं आएगा ना, छोटा मोटा मार्जिन का तो सबका चलता है कि हाँ कम, थोड़े बहुत कम बढ़ती पे दे दिए, मान के चलो सभी 30 रुपए पे बेच रहे होंगे, मार्केट में आलू बिकता ही 30 रुपए किलो है, ठीक है, तो ये तो नेशनल लेवल पर प्राइस है मान लो, ठीक है, 30 रुपए का। चलिए उसके बाद में मैंने आपसे कहा कि भाई मेरा ना बड़ी हालत कस्ता चल रही है, आप मुझे ना 20 रुपए उधार दे दो, बाद में कभी ले लेना, बाद में कभी ले लेना। तो आपने मुझे पैसे दे दिए 50 रुपए। आप मुझे बताओ, जब आपने मुझे 50 रुपए दिए तो मैंने एंट्री करी कैश अकाउंट डेबिट 50 रुपए से टू कस्टमर 50 रुपए। आलू के नाम पर तो आपने 30 ही रुपए दिए हैं मुझे, 20 रुपए तो मैंने आपसे उधार लिए हैं, तो पैसा आया कितना, पैसा आया 50 रुपए, ठीक है, कस्टमर से आया 50 रुपए। फिर उसके बाद में मैंने आपको पॉलीथीन में पैक करके आलू पकड़ा दिए, मैं क्या एंट्री करूंगा, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल। मुझे आप बताओ कि सेल कितने रुपए पर करनी है, यहां पर सेल मुझे कितने रुपए पर दिखानी चाहिए। आप कहोगे सर डेफिनेटली 30 रुपए, पे आलू के नाम पर तो 30 रुपए आपने लिए थे, 20 रुपए तो आपको जरूरत थी तो आपने उधार बतौर ले लिए थे, वो तो लोन हो गया, तो आपको सर सेल तो 30 रुपए की दिखानी चाहिए, ठीक है। और इस 20 रुपए को क्या दिखाना चाहिए, इस 20 रुपए की एक आप अलग एंट्री पास कर दो, कस्टमर अकाउंट डेबिट 20 रुपए टू लोन 20 रुपए। और आपकी जब बैलेंस शीट बनेगी तो पीएल बैलेंस शीट में रेवेन्यू में तो आप 30 रुपए दिखाना और बैलेंस शीट में लोन में आप 20 रुपए दिखाना, टोटल आपके पास 50 रुपए आ गए। ऐसी होगा सर, ये भी 11th क्लास वाली एंट्री है, बस 11th क्लास ही तो बता रहा हूं मैं आपको, इंडेस तो बाद में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो आपने यहां पर क्या देखा, आपने यहां पर क्या देखा, मैं आपको यहां पर क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको यहां पर यह बताना चाह रहा हूं कि ये जो मुझे पैसा रिसीव हुआ है, ये जो मुझे पैसा रिसीव हुआ है, ये कितना मेरा सेल के अगेंस्ट है, ये क्वेश्चन है, और कितना अदर्स के लिए मैंने लिया है। मतलब इस 50 रुपए में से 30 रुपए तो सेल का पैसा था, 20 रुपए लोन का पैसा था, तो मैंने इस 50 रुपए जो मेरा ट्रांजैक्शन मुझे करनी है, सेल की ट्रांजैक्शन मुझे करनी है, उसका ट्रांजैक्शन का प्राइस कितना है। आप कहोगे ये जो ट्रांजैक्शन आपने आलू बेचने की करी, इस ट्रांजैक्शन का प्राइस तो आपका 30 रुपए है,
तो मेरा ट्रांजैक्शन प्राइस क्या हो गया 30 रुपए। और ये जो सर 20 रुपए एक्स्ट्रा लिए हैं, ये तो आपका लोन है, ये कोई सेल वेल थोड़ी है, तो आपने लोन बतौर लिए हैं, आगे चल के आप वापस दे दोगे। जो आलू बेचे उस आलू के लिए कितना पैसा लिया सर 30 रुपए, दैट्स इट। तो आलू देने पर जो आलू के लिए पैसा मिला उतना ही तो मैं रिकॉग्नाइज करूंगा रेवेन्यू, ना कि 50 रुपए। 50 रुपए नहीं करना है, 50 रुपए नहीं करना है, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल तो 30 रुपए करना है, 20 रुपए तो आप लोन में लेकर जाओगे। बिल्कुल ठीक बात सर। इसका रूल क्या बना सर, इसका कॉन्सेप्ट क्या बना? अब तो आप कंसोलिडेट कर ही दो, बहुत सारी बातें इधर उधर बिखर सी गई हैं। अब सर आप कंसोलिडेट कर दो अपनी पूरी बात को जो आपने पिछले आधे घंटे में करी है। अब मैं पहली बार इन डेज की बात करने जा रहा हूं। लगभग आधा घंटा मैं आपसे डिस्कशन करते हुए हो गई है, पहली बार मैं इन डेज वाली बात बोलने जा रहा हूं। इन डेज क्या कहता है? इन डेज कहता है मैं भाई साहब सिर्फ इतना चाहता हूं, आपने जो गुड्स सेल किया है, आपने अपने कस्टमर को जो गुड्स सेल किया है, उस गुड्स के लिए जितना पैसा आपको मिला है उतना पैसा रेवेन्यू अपने सेल में रिकॉग्नाइज कर लो। कब? जब वो गुड्स आप अपने कस्टमर को दे दो, जो आपके पार्ट पे ऑब्लिगेशन है वो आप फुलफिल कर दो, तो आप उस गुड्स से रिलेटेड जो पैसा था उसको आप अपना रेवेन्यू में रिकॉग्नाइज कर लो। यहां पर भी तो इतनी देर से और क्या कर रहा हूं मैं, इतना ही तो कर रहा हूं मैंने 50 रुपए आपसे रिसीव किए, तो इंडेस ने कहा देखो 50 रुपए रिसीव करे हैं, 50 रुपए के लिए आलू बेचने हैं, लेकिन आलू के लिए तो सिर्फ 30 रुपए लिए हैं आपने, तो जिस दिन आलू बेचोगे उस दिन 30 रुपए का रेवेन्यू आप रिकॉग्नाइज कर लेना। वही तो मैंने किया यहां पे, वही तो मैंने किया इस एंट्री में, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल 30 रुपए 30 रुपए, कि जो मुझे पैसा मिला था उसमें से आलू के लिए कितना था, आलू के लिए जितना था उतना पैसा मैंने सेल रिकॉग्नाइज कर ली एज पर इंडेस 115। बस इतना सा ही तो कहता है इंडेस, और कुछ थोड़ी कहता है। और सर यहां पर भी तो आपने ऐसा ही किया था, सर यहां पर भी तो आपने ऐसा ही किया था। कहां पर किया था हमने ऐसा? यहां पर आपने डे 1 पर 50 रुपए लिए, 50 रुपए आके मेरे क्रेडिट हो गए। उसके बाद इंडेस ने क्या कहा, जो जो आपको इस 50 रुपए के बदले करना है, आपको आलू देना है, आपको प्याज देनी है, तो जो जो काम आप करते जाओ उतना उतना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते जाना। मैंने कहा डे 1 पर मैंने आलू देने की अपनी जो ऑब्लिगेशन मेरे सर पर थी, आलू देने की जो मेरी ऑब्लिगेशन मेरे सर पर थी, वो मैंने डे 1 पर आपको आलू पकड़ा दिए पैकेट में पैक करके। तो मैंने आलू से रिलेटेड जो पैसा था उस 50 रुपए में से वो मैंने अपना सेल रिकॉग्नाइज कर लिया। यही तो बोलता है इंडेस, जो मैंने आपको बताया कि भैया जो आपने दिया उससे रिलेटेड जो पैसा मिलना चाहिए था आपको, उतना पैसा आप रेवेन्यू में रिकॉग्नाइज कर लो जब वो काम आपने कर दिया हो जो उस पैसे के लिए करना था। मैंने आपसे 50 रुपए लिए जिसमें से आलू के लिए 30 रुपए लिए थे, तो जैसे ही मैंने आपको आलू दे दिए, आलू की ऑब्लिगेशन मैंने अपनी फुलफिल कर दी, भैया आलू अब आपके हवाले, जाओ इसको पकाओ कुछ भी करो मुझे मतलब नहीं, मैंने आपको आलू दे दिए। तो बस आलू के लिए 30 रुपए लिए थे, तो उस मोमेंट पर जिस दिन मैंने आपको आलू पकड़ा है उस मोमेंट पर 30 रुपए का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया। और अभी क्योंकि प्याज की जो ऑब्लिगेशन थी मेरे सर पे वो अभी भी मेरे सर पे है, वो अभी भी मेरे सर पे है, वो मैंने अभी फुलफिल नहीं की है, वो मैं कब फुलफिल करूंगा, वो मैं कल फुलफिल करूंगा। तो इंडेस कहता है कि जब प्याज की ऑब्लिगेशन जो तुम्हारे सर पे है कि प्याज पैक करके प्याज उसके कस्टमर के हाथ में पकड़ानी है, तो मैं जिस दिन कल मतलब आपको प्याज आपको पकड़ाऊंगा तो उस दिन प्याज से रिलेटेड जितने पैसे लिए हैं वो आप रेवेन्यू में रिकॉग्नाइज कर लेना। वही तो हमने यहां पे किया था। आप कुछ अलग करते थे क्या 11th क्लास में? करते थे तो बताओ। नहीं सर हम तो ऐसा करते थे, अजीब सा कुछ अतरंगी ऐसा ही करते थे, कुछ नहीं अलग करते थे, यही काम करते थे आप 11th क्लास में भी जो मैं आपको यहां पर करा रहा हूं। हां सर बिल्कुल ऐसे ही करते थे। चलिए, तो इंडेस का आपको मैंने कोर प्रिंसिपल समझाया, इंडेस का मैंने आपको कोर प्रिंसिपल समझाया। चलिए अब हमने काफी सारी डिस्कशन कर ली है, तो अब हम अपना
एक बार कंटेंट रीड करते हैं और उससे हम और चीजों को समझते हैं। कंटेंट पे आ जाइए आप। चलिए सर कंटेंट पे आ जाते हैं, ऐसी क्या बात है। चलिए देखिए, मैंने इस पूरे इंडेक्स की स्टार्टिंग नाम के बाद क्या लिखा, कोर प्रिंसिपल। कोर प्रिंसिपल से ही मैंने आपको इस इंडेक्स की स्टार्टिंग करी है, ठीक है। जबकि मैं इंडेक्स की स्टार्टिंग हमेशा इंक्लूजन एक्सक्लूजन से करता हूं, लेकिन यहां पे कोर प्रिंसिपल का बहुत ज्यादा कह सकते हो महत्व है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इस वजह से मैंने कोर प्रिंसिपल की बात करी। चलिए मैं कोर प्रिंसिपल पढ़ता हूं, 3 लाइन का कोर प्रिंसिपल है, ये 3 लाइन का कोर प्रिंसिपल है, ये मैं आपके साथ में पढ़ता हूं और इसके एक एक वर्ड, एक एक लाइन को डिटेल में डिस्कस करेंगे और एक एक वर्ड को समझते जाएंगे। ठीक है सर, बिल्कुल फोकस बना के मेरी बात सुनते रहना, ठीक है। बिल्कुल फोकस नहीं हटना चाहिए, कैमरामैन फोकस करो, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, कहता है रेवेन्यू, मैंने इस पे नंबर डाले, इन नंबर को भी डिस्कस करेंगे, जिन जिन चीजों पे नंबर और स्टेप देख रहे हो आप। मैंने कहा रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, मैंने क्यों कहा, इंडेस ने कहा रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। इंडेस कहता है रेवेन्यू जो कॉन्ट्रैक्ट से आया है, और वो कॉन्ट्रैक्ट आपने किसके साथ किया है, अपने कस्टमर के साथ में किया है। अच्छा, रेवेन्यू को अगर अभी मैं बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी पर ना जाऊं तो क्या मैं आपसे ये कह दूं कि रेवेन्यू क्या होता है, कि जो हमारा धंधा है बिजनेस में, आलू बेचने का मेरा धंधा है, तो आलू बेच के जो कमाया वो रेवेन्यू है, दैट्स इट। इतना अभी चल जाएगा काम। रेवेन्यू की डेफिनेशन क्या है, मीनिंग क्या है, वो अभी डिटेल में नीचे पढ़ लेंगे, फिलहाल आप इतना समझ लो। ठीक है सर, इतना तो हमें वैसे भी पता है, ये तो हमें पता ही था, आपने बताया क्यों, चलो मैंने फिर भी बता दिया। कहता है रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया अपने कस्टमर के साथ में, उससे एक रेवेन्यू कमाया। कहता है रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर विद एन अमाउंट एलोकेटेड टू सच परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन फ्रॉम आउट ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विल बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन सच परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेटिस्फाइड। सर ये तो आपने पढ़ दिया, इसका मतलब भी तो बताइए। अभी तो मैंने पढ़ा है, मतलब तो अभी बताता हूं मैं। कहता है आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लो जो आपने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर दी है, उससे रिलेटेड जो आपका टोटल पैसा था, उसमें से जो अमाउंट एलोकेटेड था उस परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पर जो आपने सेटिस्फाई कर दी है, उतना पैसा आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लो। भाई मेरे पास टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस 50 रुपए आया था, टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस 50 रुपए आया था, आलू पर एलोकेटेड था 30 रुपए, तो अमाउंट एलोकेटेड टू सच परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। अब सच परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या हो गई, यहां पे आलू पर कितना था, 30 रुपए, फ्रॉम आउट ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस टोटल 50 रुपए में से, will be recognized when such performance obligation is satisfied। such performance मतलब आलू हमारे एग्जांपल में। प्याज का भी मत करना है, कहता है प्याज जब दे दोगे तब करना, जितना काम उतना पैसा, सिंपल सी बात है। दुनिया में तो यही रूल चलता है ना भैया, जितना काम उतना पैसा। तो यहां पर भी वो यही कहता है, 50 रुपए आपने ले तो लिए हैं, लेकिन 50 रुपए में 2 काम करने थे आपको, 2 ऑब्लिगेशन थी आपके सर पे, 2 एक्टिविटी परफॉर्म करनी थी आपको, एक आलू के देने की, एक प्याज के देने की। तो कहता है आज अगर सिर्फ आलू दिए हैं तो काम कितना किया आपने, आलू देने का, तो भैया जितना काम उतना पैसा रिकॉग्नाइज कर लो, 30 रुपए रिकॉग्नाइज कर लो आलू के नाम पे। जब प्याज भी दे दोगे, तो जब प्याज दे दोगे तो प्याज का भी रिकॉग्नाइज कर लेना। ऐसा नहीं है कि आज ही पूरा 50 रिकॉग्नाइज कर लूं, प्याज देते रहेंगे, बाद में बाढ़ में जाए, ऐसा नहीं करना है आपको। इंडेस बस इतना सा कहना चाहता है। आप ये भी तो कर सकते थे ना, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू 50 टू कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर 50 और कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल भी पूरा 50। भले ही आज सिर्फ आलू दिए, लेकिन आपने प्याज का रेवेन्यू भी आज ही बुक कर लिया। अरे सर कल भी तो दोबारा एंट्री मारनी पड़ेगी, आज ही मार के कर लो ना। अब ये क्योंकि इतना छोटा एग्जांपल है तो आपको यहां पर रेलेवेंस समझ नहीं आ रही, लेकिन आप इसको देखो बड़ी एंटिटी के लेवल पर, कि जहां पर रेवेन्यू हजारों करोड़ों रुपए के होते हैं, लाखों करोड़ों रुपए के होते हैं, वहां पर आप अगर 100 करोड़ रुपए का रेवेन्यू प्रीपोन्ड कर दो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हिल जाएंगी। आपने रेवेन्यू इन्फ्लेट कर दिया अपना,
एक्चुअल में आलू प्याज के एग्जांपल से तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूं। आलू प्याज पे कौन सा इंडेस लग रहा है जो मैं बता रहा हूं, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बता रहा हूं। अब आप समझो इसका एक्चुअल में रेलिवेंस। इंडेस कब लगता है? इंडेस बड़ी बड़ी कंपनीज पे लगता है, जो हम देख के आ चुके हैं अपने इंट्रोडक्शन में। तो इंडेस मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 5,000 करोड़ का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होना चाहिए था एज पर इंडेस, ठीक है। तो उसने 6,000 करोड़ का रिकॉग्नाइज कर लिया, मतलब जो काम नहीं भी किया अभी उसका भी एडवांस में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया। तो उसने अपने कहीं ना कहीं प्रॉफिट्स को इन्फ्लेट कर लिया कि जो काम किया भी नहीं है उसका भी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया। इससे आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट नहीं करेंगी ना, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहीं ना कहीं मटीरियली मिसस्टेटेड हो गई ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर को मिसगाइड कर सकती है ना, ये सारी चीजें आपको पता है। तो वहां पर इसका रेलेवेंस समझ में आता है। तो इंडेस का मकसद क्या है? इंडेस आप आगे चल के पढ़ोगे भी, मैं अभी बता देता हूं। इंडेस कहता है भैया, आपने एक कहावत सुनी होगी कि पैर उतनी फैलाना जितनी चादर हो। तो इंडेस इसी कहावत को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि आपने रेवेन्यू उतना ही रिकॉग्नाइज करना है कि बाद में कभी रिवर्सल करने की नौबत ना आए, ठीक है। तो ये ऐसी बात हो गई ना कि आप पैर उतने फैलाओ जितनी चादर हो। आपने अपने मम्मी पापा से, बड़े बूढ़ों से कहते हुए सुना होगा, जब आप जो है कोई महंगी चीज मांगते होगे अपने कि भैया मुझे तो ये दिला दो, तो पापा कहते होंगे हो सकता है नहीं नहीं भैया पैर उतनी फैलाने चाहिए जितनी चादर हो, ठीक है। तो यहां पर भी यही चीज है, इंडेस भी यही कहता है भाई साहब रेवेन्यू उतना ही रिकॉग्नाइज करो जितना कि आपको आगे चल के कोई ऐसी सिचुएशन ना आ जाए कि भैया रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया था लेकिन अब रिवर्स करना पड़ रहा है। रिवर्स कब करते हैं कब नहीं होता है वो आगे देखेंगे। मतलब फूक फूक कर कदम रखो, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने में आप फूक फूक कर कदम रखो। कर लूं नहीं कर लूं, कर लूं नहीं कर लूं, 10 चीजें चेक करोगे आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते में। मतलब कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल, ये एंट्री पास करने में आप 10 चीजें चेक करोगे कि अरे ये तो चेक कर लें, कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं वैसा तो नहीं है, कर लें क्या एंट्री पास, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लें क्या, अरे बाद में रिवर्स करने की तो सिचुएशन नहीं आ जाएगी, अरे कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा। मतलब इंडेस कहता है आपका दिमाग इतना टेंशन में होना चाहिए रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने से पहले। अब इतनी टेंशन में होना चाहिए से क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आपको बड़ी सारी चीजें इसमें पढ़नी है कि उनके फुलफिल होने के बाद में आपका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा। चलिए सर, तो मैंने आपको कोर प्रिंसिपल पर बातें करी। कोर प्रिंसिपल मैंने आपको समझाया कि कोर प्रिंसिपल यह है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट जो आप कस्टमर के साथ में एंटर हुए हो, उस कस्टमर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने पे कितने काम करने थे आपको 1 काम करना था, 2 करने थे, 3 करने थे। मान लो आपको 3 काम करने थे, उन तीनों कामों के बदले आपने टोटल कुछ पैसा लिया होगा लमसम कि भैया ये आप मुझे 100 रुपए दे दो और ये 3 काम मैं आपके कर दूंगा। तो जब जब जो काम करते जाओ उस काम के लिए जितना जितना पैसा उस 100 रुपए में से लिया है उतना उतना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते जाना जब जब वो काम होता जाए। पहला काम हो गया, पहले काम के लिए मान लो 30 रुपए थे, 30 रुपए रिकॉग्नाइज कर लो। दूसरा काम भी हो गया, मान लो दूसरे काम के लिए 40 रुपए ले रखे थे मैंने, तो 40 और रिकॉग्नाइज कर लो दूसरा काम जिस दिन होगा। फिर तीसरा काम भी कर दिया तो बचे हुए जो 30 है वो भी आप रिकॉग्नाइज कर लो। तो इसमें टाइम अलग अलग होगा। 30 रुपए रेवेन्यू आज रिकॉग्नाइज हो रहा है, अगला 40 रुपए अगला काम मान लो अगले साल हुआ तो अगले साल रिकॉग्नाइज होगा 40 रुपए का। तीसरा काम मान लो और 3 साल के बाद हुआ तो 30 रुपए का जो फर्दर रेवेन्यू हुआ और 3 साल के बाद रिकॉग्नाइज होगा। बस इतना सही कहता है ये इंडेस। आप ऐसे नहीं करोगे नहीं नहीं अरे पैसे तो आ ही गए हैं, अब कौन सा जो है पैसे देने हैं, अब जो है अभी आज के आज ही हम पूरा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, आगे का देखा जाएगा, आज ही 100 रुपए पूरे रिकॉग्नाइज कर लो, काम तो करते रहेंगे, क्या दिक्कत है। कहता है ऐसी मेंटेलिटी मत लेके चलना। बात समझ में आती है? चलिए सर, आपने काफी सारी चीजें हमारी बता दी। अब चलिए मैं आपको इस इंडेस में कैसे कैसे हमें करना है, चलिए मैं आपको एक चीज बताता हूं। यहां पर मैंने आपको वर्ड लिखा रेवेन्यू और एक वर्ड लिखा कस्टमर और कुछ रेड में वर्ड लिखे हैं कॉन्ट्रैक्ट। जब मैंने कहा रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है भी या नहीं एज पर इंडेस। हो सकता है आपको नॉर्मली देखने में ऐसा लग रहा हो कि हाँ कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन इंडेस के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है।
तो ये वाली बात कौन बताएगा? ये बताएगा स्टेप नंबर 1। ठीक है, कहता है विद एन अमाउंट एलोकेटेड टू सच परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, कि आलू 50 रुपए में से आलू 30 रुपए का था और प्याज 20 रुपए की। ऐसा क्यों नहीं था कि दोनों 25-25 के? ऐसा क्यों नहीं था कि आलू 10 रुपए के और प्याज 40 की? 50 रुपए का जो बाइफरकेशन होगा 30 और 20 रुपए हमने कैसे डिसाइड किया? ये कौन बताएगा? ये स्टेप नंबर 4 बताएगा, अमाउंट एलोकेटेड टू सच परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, कि 50 में से जो आपने 30 रुपए आलू पर एलोकेट किए, इसका डिसीजन कैसे होगा? स्टेप नंबर 4, अमाउंट एलोकेटेड, एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस। कहता है फ्रॉम आउट ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस, आउट ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस, जो आपका पूरा ट्रांजैक्शन प्राइस था 50 में से आउट ऑफ 50 30 एलोकेटेड टू आलू, कि इस 50 रुपए में से 30 आलू पे एलोकेट हुए, तो 30 कैसे डिसाइड किया? स्टेप नंबर 4 से, कि 30 और 20, और ट्रांजैक्शन का टोटल दोनों के लिए टोटल 50 है। ये वाली बात कैसे डिसाइड होगी? ये वाली बात डिसाइड होगी ट्रांजैक्शन प्राइस से। जब मैंने आपको याद करो भी एग्जांपल दिया था कि मैंने आपसे कहा कि भाई साहब आलू तो 30 रुपए के हैं, 20 रुपए आप हमें लोन दे दो, और मैंने कहा 50 रुपए आपके पास से मेरे पास आ गए, 50 रुपए मुझे आपने दिए, तो उस 50 रुपए में से ट्रांजैक्शन प्राइस कितना है एज पर इंड AS 115? तो वो कहता है इस 50 रुपए में से ट्रांजैक्शन प्राइस सिर्फ 30 रुपए है। तो पहले तो उस टोटल पैसे में से आलू का पैसा अलग किया, प्याज का पैसा अलग किया। मान लो मैंने कहा इस टोटल 50 रुपए में से आलू के लिए 30 रुपए लिए हैं, प्याज के लिए 10 रुपए लिए हैं, तो हमने कहा इस 50 में से ट्रांजैक्शन प्राइस तो 40 रुपए है, उस 40 में से 30 रुपए आलू पे गए और 20 रुपए प्याज पे गए, 10 रुपए प्याज पे गए, और जो बचे हुए 10 रुपए वो ट्रांजैक्शन प्राइस ही नहीं है भाई, वो तो लोन है, वो इस इंडेक्स से ही बाहर है, वो तो आपने लोन लिया था। तो इसकी छटनी करना कौन बताएगा हमें? ट्रांजैक्शन प्राइस वाला स्टेप, स्टेप नंबर 3। और सेटिस्फाइड होना कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो गई, कि जो मुझे काम करना था, परफॉर्मेंस मुझे करना, कहते ना परफॉर्मेंस करी है आपने, मतलब कुछ करा है आपने, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जो आपको करना था, जो आपकी ऑब्लिगेशन थी आलू का देना, वो आपने आलू दे दिए हैं या नहीं? ये वाली बात कौन बताएगा? ये वाली बात बताएगा स्टेप नंबर 5, कि सेटिस्फाई हो गई है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। और आलू का बेचना और प्याज का बेचना दो अलग अलग काम हैं, दो अलग अलग काम हैं। ये वाली बात कौन बताएगा? ये वाली बात बताएगा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन वाला स्टेप, स्टेप नंबर 2। बात समझ में आती है आपके? तो ये सारी चीजें अभी हमें डिटेल में समझनी है। अभी तो मैंने आपको बड़ा सिंपल सा एग्जांपल दे दिया था कि भाई साहब 30 रुपए के आलू, 20 रुपए की प्याज, टोटल 50 रुपए आए, आलू बेच के 30 रुपए का रेवेन्यू दिखा लो, प्याज जब बेचोगे 2 दिन के बाद तो 20 रुपए का रेवेन्यू दिखा लेना। आपके दिमाग में अब ये क्वेश्चन आने चाहिए, जो मैंने चीजें बताई हैं कि आलू और प्याज दो अलग अलग काम है, ना कि एक ही काम है। ये कैसे पता लगेगा कि कौन कौन सी चीजों को, कौन कौन सी एक्टिविटी मिलकर एक ही काम है? भाई साहब ये तो ऐसा ऐसा कब कब होगा, या फिर ये दो अलग अलग काम है। ठीक है, ये वाली बात कौन बताएगा आपको? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन वाला स्टेप। जैसे मैं आपको कहूं कि साहब आपकी क्लास देना और आपकी आने वाली क्वेरीज को रिजॉल्व करना, क्या ये दो अलग अलग काम है? कि मैं क्लास जो मैंने दी वो एक काम, एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, और जो मैं आपकी क्वेरीज व्हाट्सएप पर रिजॉल्व करूंगा वो एक अलग काम, या क्लास प्लस क्वेरी रिजोल्यूशन दोनों मिलाकर एक ही काम मानूं मैं? क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में कि इंडेक्स के हिसाब से क्या होना चाहिए, कैसे डिसाइड होना चाहिए आपके हिसाब से, और इंडेक्स के हिसाब से कैसा होगा, ये चीजें हमें डिस्कस करनी है। सर ऐसा ही एक और एग्जांपल दो, ये वाले एग्जांपल से हमारे दिमाग की बत्ती जली जरा। चलो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, बड़ा फेमस एग्जांपल होता है वाटर प्यूरिफायर का और उसकी इंस्टॉलेशन, या एयर कंडीशनर ले लो। मेरे सामने पीछे एयर कंडीशनर लगाया हुआ है, मैंने एसी खरीदा
और उसको इंस्टॉल कराया, तो जो एसी जिसने बेचा मुझे वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेगा ना। सबसे पहले मैंने आपको एसी बेचा, बेचने के बाद अब उसको इंस्टॉल करना, तो क्या एसी बेचना एक अलग काम है और उसको इंस्टॉल करना एक अलग काम है, या फिर एसी बेचना प्लस इंस्टॉल करना ये दोनों मिलाकर एक काम माना जाएगा? कि भैया अगर ये सिर्फ कह दीजिए एसी मैंने आपके घर तक पहुंचा दिया तो मैंने एक काम कर दिया, क्या ऐसा कह लूं? नहीं, कहता है कि आपने इंस्टॉलेशन भी तो करनी है, तो एसी प्लस इंस्टॉलेशन को मिलाकर एक काम माना जाएगा, या फिर ये दोनों अलग अलग माने जाएंगे। ये क्वेश्चन है, भी आंसर नहीं दे रहा मैं आपको, अभी तो मैं आपके सिर्फ दिमाग की जो नसें हैं वो खोल रहा हूं, ठीक है? तो आपको सोचने में मजबूर कर रहा हूं कि काम कैसे डिसाइड होगा। आलू और प्याज तो बड़ा आसान था कि हाँ सर आलू अलग होती है प्याज अलग होती है, आलू बेच दिए प्याज अलग बेच दिया। ये सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है, ठीक है? कोर प्रिंसिपल सिर्फ इतना सा है, जो जो काम आप करते जाओ उसके रिलेटेड जो जो रेवेन्यू है उससे रिलेटेड जितना अमाउंट आपने लिया है कस्टमर से या जो लोगे उतना उतना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते जाना जब जब वो काम होता जाए। कोर प्रिंसिपल तो सिर्फ इतना सा है, बाकी सारी चीजें अब इसके इर्द गिर्द चलेंगी कि सर काम किसको कहेंगे, ये जो पैसे बाइफरकेट किया आपने 20 और 30 रुपए आलू और प्याज पे, कैसे करेंगे? 50 रुपए टोटल इसके लिए थे, हो सकता है आलू और प्याज मार्केट में 40 रुपए में बिक रहे हैं, आप 50 रुपए के कैसे बेच रहे हो मार्केट प्राइस से ज्यादा? इसका मतलब 10 रुपए कुछ और है सर, ये चीज कैसे डिसाइड होगा? और जब मैंने आपको तो कह दिया भाई साहब पॉलीथीन में पैक करके उसकी नॉट लगाकर आपको दे दिया, तो मैंने कह दिया हाँ मेरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई, जो मेरे सर पे ऑब्लिगेशन थी आलू देने की वो मैंने दे दिया, अब मेरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो गई, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लो। क्या नॉट लगा के आपको देने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ, अभी मुझे कुछ और करना है इसमें, समथिंग लाइक दैट? तो कैसे पता लगेगा कि मैंने जो काम है वो कर दिया है, अपना परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो गई है? ये कैसे पता लगेगा? ये सारे क्वेश्चंस हैं, इनके बारे में हमें डिस्कस करना है, ठीक है? ये सारे क्वेश्चंस हैं अभी, और कुछ नहीं है। अभी इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तो मैं आपसे सिर्फ ब्रीफ डिस्कशन कर रहा हूं, मैंने तो अभी आपको कुछ बताया ही नहीं है। अभी मैंने आपको कुछ बताया नहीं है, सिर्फ मैं प्रॉब्लम्स जो आने वाली हैं आगे चल के उनके बारे में एक मैं आपको ट्रेलर दे रहा हूं, ताकि आपका दिमाग की नस खुले कि भाई सब 30 और 20 कैसे डिसाइड किया, 40 और 10 क्यों नहीं लिया आलू और प्याज का रेशियो, कि 40 रुपए के आलू और 10 रुपए की प्याज, 25-25 क्यों नहीं ले लिया? मार्केट में तो आलू और प्याज दोनों मिलके 40 रुपए के बिक रहे हैं, आप आलू और प्याज दोनों मिला के 50 के कैसे कर रहे हो? आप भी 40 के ही तो होने चाहिए, जरूर आपने 10 रुपए किसी और चीज के नाम पर लिए हैं। आपका ट्रांजैक्शन प्राइस तो सिर्फ 40 ही होना चाहिए, क्योंकि आलू और प्याज मार्केट में तो 40 के बिकते हैं, आप 10 रुपए ज्यादा 20% एक्स्ट्रा कैसे में बेच रहे हो? तो 10 रुपए आपने कुछ और है, बात समझ में आती है? चलिए, तो बस अब हमें इस इंडेक्स में स्टेप्स पढ़ने हैं। पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट है भी या नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद आपने कहा हाँ हाँ कॉन्ट्रैक्ट तो है, अब कैसे है वो बाद में बात करूंगा। मैंने कहा आइडेंटिफाई किया मैंने कॉन्ट्रैक्ट, मैंने कहा हाँ कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास में है, मेरा कस्टमर के साथ में इंड एस 115 के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एज पर इंड एस 115। तो उसके बाद कहता है अच्छा कॉन्ट्रैक्ट है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट में आप आइडेंटिफाई करो, पहचानो कि आपकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या क्या है, इस कॉन्ट्रैक्ट में आपको कितने काम करने हैं। तो कितने काम करने हैं ये हम आइडेंटिफाई करेंगे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन स्टेप नंबर 2 में। उसके बाद में कहता भैया ये कॉन्ट्रैक्ट आपको जो हुआ है इसमें जरूर पैसे भी तो ले रहे होगे। आपने अगर कहा कि भाई साहब मैं आलू और प्याज आपको बेचूंगा, मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ आपकी 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, इसके लिए कितने पैसे आप ले रहे हो? मैंने कहा 50 रुपए। तो इंडेस कहता है ये 50 रुपए आपने जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 50 रुपए बोला, क्या कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ही ट्रांजैक्शन प्राइस है? एज पर इंडेस 115 भी आलू और प्याज 85 रुपए के होने चाहिए या 40 के होने चाहिए, 60 के होने चाहिए? यह चीज डिसाइड करेंगे स्टेप नंबर 3 में। आपने कहा स्टेप नंबर 4 कहता है ये जो ट्रांजैक्शन प्राइस है ना इसको एलोकेट कर दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पे, कि 50 रुपए में से आलू कितने रुपए के और प्याज कितने रुपए की, आलू के नाम पर कितना पैसा लिया आपने
और 50 रुपए में से प्याज के नाम पर कितना पैसा लिया। ये एलोकेशन कैसे करेंगे हम, स्टेप नंबर 4 में करेंगे। कैसे कैसे होगी वो स्टेप नंबर 4 में हम देखेंगे। उसके बाद कहता है कि अब आपको पता है कि आपका एक कॉन्ट्रैक्ट है। अब आपको पता है इस कॉन्ट्रैक्ट में आपने 2 काम करने थे, आलू बेचना था, प्याज बेचना था। अब आपको पता है आलू प्लस प्याज दोनों के मिला के 50 रुपए आने थे, ठीक है। और उस 50 रुपए में से 30 रुपए आलू के थे, 20 रुपए प्याज के थे। स्टेप नंबर 4 से पता किया ये। तो कहता है अब आप रिकॉग्नाइज कर लो रेवेन्यू व्हेन सेटिस्फाई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, के पहला काम आलू देना, आलू जब दिया तो 30 रुपए रिकॉग्नाइज कर लो, प्याज जब दे दोगे तो 20 रुपए और रिकॉग्नाइज कर लेना। बस इतना सा ही पढ़ना है, इतना सा ही है संसार, बस इतना सा ही पढ़ना है, बस इन्हीं चीजों को डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। चलिए मैं आपको एक और एंट्री समझाता हूं जो मैं आपको नीचे दिखाने वाला हूं, जो डेफिनेटली मैंने आपको पीछे बता दी है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम स्टेप नंबर 5 से। कहता है रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होगा, डेट। स्टेप नंबर 5 बताता है डेट, जो सबसे मेन स्टेप है। स्टेप नंबर 5 सबसे मेन था, जिसकी वजह से पीछे के 4 स्टेप बने। ऐसे समझ लो कि 5वें तक पहुंचने के लिए स्टेप, पहले 4 स्टेप तो करने पड़ेंगे ना। तो 4 स्टेप एक तरह से सेकेंडरी है, आप समझो। 5वां स्टेप प्राइमरी रिक्वायरमेंट थी इंडेज की, जो मैंने आपको बताया कि टाइमिंग वैन जब मैं कहता हूं कब, तो वहां पे टाइम आता है। 1 मई मैंने डेट ली इसमें एग्जांपल के लिए कि भाई साहब 1 मई को रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगा, ठीक है। और कस्टमर को आपने डेबिट किया 10,000 रुपए से, 10 से ही होना चाहिए था या किसी और अमाउंट से होना चाहिए था, ये कौन बताएगा, ये आपको बताएगा स्टेप नंबर 3 ट्रांजैक्शन प्राइस। कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं ये कौन बताएगा, ये बताएगा स्टेप नंबर 2, जिसमें हम बात करेंगे कि साहब इतनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है कि आलू देना है और प्याज देनी है, 2 अलग अलग काम है, मतलब 2 अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, ठीक है। और आलू 30 रुपए के और प्याज 20 रुपए की, ये कौन बताएगा, स्टेप नंबर 4। गुड्स नंबर 1 7,000 की है और गुड्स नंबर 2 के लिए 3,000 रुपए हमने लिए हैं, ये बात कौन बताएगा, एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस इनटू परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, स्टेप नंबर 4। तो स्टेप नंबर 4, 3, 2, 5 ये मैंने आपको बता दिया। और ये सब कुछ होना भी है, मतलब स्टेप नंबर 2, 3, 4, 5 परफॉर्म करने भी है या नहीं, ये वाली बात आपको कौन बताएगा, ये बताएगा आपको स्टेप नंबर 1। इफ कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो ही तो उसमें पीओ आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तो ही तो उसमें ट्रांजैक्शन प्राइस देखना पड़ेगा, तो ही उस ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट करना पड़ेगा पीओ पर, तो ही तो जो है वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया जाएगा जब जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होगी। बात समझ में आती है यहां तक? तो आइए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, उन एग्जाम्पल से हम और अच्छे चीजों को समझेंगे। ऑलरेडी वैसे काफी चीजें हमने देख ली हैं, लेकिन और भी चीजें हमें अभी देखनी है। चलिए, तो मैंने आपको ये चार्ट समझा दिया पूरा जर्नल एंट्री का। अब एग्जांपल देखते हैं। देखिए कहता है एंटिटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर ऑन 1 अप्रैल 2025। 1 अप्रैल 2025 को हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए। एंटिटी सेटिस्फाई अ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ऑन 1 मई 2025। 1 अप्रैल को हम कॉन्ट्रैक्ट में आए तो 1 महीना मुझे काम को पूरा करने में लग गया, तो मैंने अपने काम को जो पूरा किया, सेटिस्फाई किया, वो 1 मई 2025 को किया। कहता है टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस जो था कॉन्ट्रैक्ट का वो था 7,000 रुपए एंड अमाउंट एलोकेटेड टू सच परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज 7,000। भाई एक ही आइटम थी और उसी के मैंने 7,000 रुपए लिए थे, तो 7 के 7,000 पूरे के पूरे उसी पर एलोकेट होंगे। भाई 2 चीजें होंगी तभी तो मैं ये सोचूंगा ना कि पूरे 7,000 में से ये वाली आइटम पर कितना और ये वाली आइटम पर कितना, जब एक ही चीज है, एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, ठीक है। तो इसमें जो है हमारे पूरे के पूरे 7,000 उसी पर थे। कहता है टोटल अमाउंट में से 7,000 पूरे के पूरे उसी पर थे। कहता है हाउ मच रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज एंड व्हेन। चलिए उसके बाद में आंसर देखते हैं। एक आइटम थी, 1 मई को हमने उसको बेची, ठीक है, 1 मई को बेची और 1 महीना हमें लगा पूरा कंप्लीट करने में, 7,000 रुपए उसके लिए मिले। कहता है एंटिटी विल रिकॉग्नाइज
अ रेवेन्यू, कहता है एंटिटी रिकॉग्नाइज करेगी रेवेन्यू व्हेन इट सेटिस्फाई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन फॉर सच अमाउंट विच इज एलोकेटेड टू सच सेटिस्फाइड परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आउट ऑफ टोटल ट्रांजेक्शन प्राइस। सर ये वाली लाइन, ये जो 3 लाइन 2.5 लाइनें हैं, ये कुछ नहीं है, ये यही वाली लाइन है, बस थोड़ा सा इसमें आगे पीछे वर्डिंग्स हो गई है, बस और कुछ नहीं है। मैंने सेम यही वाली बात लिखी है नीचे भी, ठीक है। आई थिंक नीचे मुझे लगता है ज्यादा आसान है आपके लिए समझने में, बाकी ऊपर भी मैंने उसको तोड़ तोड़ कर आपको पूरी समझा दी है। तो देखिए प्योर कॉन्सेप्ट लिखा है मैंने, और कुछ नहीं लिखा है यहां पर, प्योर कॉन्सेप्ट लिखा है। कहता है एंटिटी रिकॉग्नाइज करेगी रेवेन्यू कब, जब वो सेटिस्फाई कर देती है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन फॉर सच अमाउंट, कितने अमाउंट के लिए रिकॉग्नाइज करेगी, कहता है वो अमाउंट जो एलोकेटेड है उस सेटिस्फाइड परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पे आउट ऑफ टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस। 50 रुपए में से 30 रुपए हमने आलू पे एलोकेट करे थे और आलू हमने दे दिया, तो आलू की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो गई, तो भाई साहब 30 रुपए का रेवेन्यू उस दिन रिकॉग्नाइज कर लो जिस दिन आलू पकड़ा दिए पैकेट में पैक करके। बस मैं आलू के एग्जाम्पल से पूरा इंडेज समझा दूंगा आपकी, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पूरे एग्जाम्पल में हमेशा आलू आलू का एग्जाम्पल लूंगा जब भी मैं रैंडम एग्जाम्पल्स लूंगा, क्योंकि आलू मैंने आपके दिमाग में बिठा दिया है, ठीक है। तो जैसे मैं आलू बोलूंगा तो आपके प्याज 30 रुपए 20 रुपए ये आते रहेंगे। चलिए तो अच्छा, जर्नल एंट्री क्या बनेगी भाई साहब, 1 मई 2025 को जर्नल एंट्री पास हो जाएगी, क्योंकि 1 मई 2025 को ही तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई करी है। क्या एंट्री होगी, कस्टमर अकाउंट डेबिट 7000 रुपए टू रेवेन्यू 7000 रुपए, जो मैंने आइटम जो भी होगी सेल कर दी होगी, उसके 7000 रुपए एलोकेटेड थे और टोटल भी इतना ही था। और एंट्री किस दिन होगी वो मैंने आपको बताया कि इस दिन होगी, तो ये दिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस दिन होगी। बाकी कितने रुपए से होगी, कब कब होगी, कितने रुपए से होगी, कितना अमाउंट ट्रांजैक्शन का एलोकेट होगा, कितना नहीं होगा, कितना कौन से आइटम पे होगा, ये सब सेकेंडरी स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 5 को अचीव करने के लिए कि कब रिकॉग्नाइज करेंगे, स्टेप नंबर 1 2 3 4 हमें परफॉर्म करने पड़ते हैं। चलिए सर, एक एग्जाम्पल से कहां हमारा पेट भरेगा, एक और एग्जाम्पल बताइए। चलिए, मैंने कहा साहब एंटिटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर ऑन 1 अप्रैल 2025। यही वाले एग्जाम्पल में हम चीजें और बढ़ाते चले जा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, सिचुएशंस और बढ़ाते चले जा रहे हैं, जो कुछ भी मैंने आपको अभी तक बताया है। चलिए, कहता है एंटिटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, 1 अप्रैल 2025 को कस्टमर के साथ में हम कॉन्ट्रैक्ट में आए। एंटिटी सेटिस्फाइड PO1 ऑन 1 मई, PO2 ऑन 5 मई। उसके अंदर 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन थी, आलू और प्याज। पहली परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन 1 मई को सेटिस्फाई कर दी, दूसरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन 5 मई को सेटिस्फाई करी। कहता है टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस कितना था, आलू और प्याज दोनों को मिला के कितना पैसा मिला, 10,000 मिला सर, ठीक है। PO1 मतलब आलू, आलू पे 7,000 एलोकेट किया हमने, और PO2 मतलब प्याज, उस पे 3,000 एलोकेट किया आउट ऑफ टोटल 10,000 में से। कहता है हाउ मच रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज एंड व्हेन, हमेशा क्वेश्चन आपका यही रहेगा। चलिए सर इसका आंसर क्या, तो प्योर वही कॉन्सेप्ट कि भैया एंटिटी विल रिकॉग्नाइज अ रेवेन्यू, एंटिटी रिकॉग्नाइज करेगी रेवेन्यू जब वो सेटिस्फाई कर देगी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन फॉर सच अमाउंट, उस अमाउंट के लिए रिकॉग्नाइज करेगी विच इज एलोकेटेड टू सच सेटिस्फाइड परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आउट ऑफ टोटल प्राइस, कि भैया उतना उतना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लो जितना जितना आप परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई करते गए। तो अब बताइए क्या एंट्री करूंगा मैं, सर सिंपल सी बात है, 1 मई को आलू बेच दिए तो आलू की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो गई, तो आलू से रिलेटेड जो अमाउंट एलोकेटेड था, एलोकेटेड टू सच पीओ, आलू यहां पर आलू पीओ है, कितना एलोकेटेड था 7,000, वो क्या कर लो रिकॉग्नाइज कर लो व्हेन सेटिस्फाइड पीओ, 1 मई को सेटिस्फाई हो गई पीओ, उस दिन मैंने आलू का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया। और भैया प्याज, जब प्याज बेच दोगे तो प्याज की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कब सेटिस्फाई हुई है, 5 मई को, तो भैया 5 मई को 3,000 रुपए का जो बचा हुआ रेवेन्यू था, जो 3,000 प्याज पे एलोकेटेड थे, वो रिकॉग्नाइज कर लो। कितना आसान है, बस यही चीजें हैं और कुछ नहीं है, ऐसी चीजें चलेंगी। इन्हीं में कब मैं कॉम्प्लेक्सिटी लेकर आ भी जाऊंगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कॉम्प्लेक्सिटी थी, और आपको समझ में भी आ जाएगी और आपको लगेगा अरे कॉम्प्लेक्सिटी सर कब आएगी, और मैं लास्ट में कह दूंगा भाई चैप्टर पूरा खत्म, बस इतना ही था, और आप कहोगे सर सारी कॉम्प्लेक्सिटी समझ ली हमने, मैं कहूंगा हाँ ठीक है। आगे पढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी इस तरीके से मैं चीजों में घुसाऊंगा कि आपको लगेगा ही नहीं कॉम्प्लेक्सिटी थी।
चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 पे आते हैं सर। कहता है एंटिटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर 1 अप्रैल, देखो वही एग्जांपल कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, बस थोड़ा थोड़ा चेंज करता जा रहा हूं। एंटिटी ने सेटिस्फाई करी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन 1 1 मई को, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन 2 5 मई को, आलू बेचे 1 मई को, प्याज बेची 5 मई को। टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस था 12,000 रुपए। कहता है अमाउंट एलोकेटेड टू पीओ 1 7,000, अमाउंट एलोकेटेड टू पीओ 2 3,000, आउट ऑफ टोटल 12,000। 12,000 में से 7,000 तो क्या है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन 1 को एलोकेट किया आलू को, और 3,000 रुपए परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन 2 को सेटिस्फाई किया। अभी आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा, सर बचे हुए 2,000 क्या पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, देखते हैं। कहता है देयर इज वन मोर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन PO3 फॉर विच एलोकेटेड अमाउंट आउट ऑफ टोटल ट्रांजेक्शन प्राइस 2,000। तो एक PO3 और है, हमने कहा भाई सब टोटल 12,000 लिए, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन 1 तो हमने 7,000 एलोकेट किए, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन 2 पर हमने 3,000 एलोकेट किए, 12 में से कितने हो गए सर? सर ये हो गए 10, बचे हुए 2,000 जो है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एक और है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नंबर 3। तो मतलब 12,000 में 3 PO है, PO 1 2 3। PO 1 पर 7,000 एलोकेट किया, 2 पर 3,000 एलोकेट किया, 3 पर 2,000 एलोकेट किया। चलिए आलू प्याज और टमाटर, चलो हम अब PO जब 3 आ गई तो अब एक सब्जी और बढ़ानी पड़ेगी ना हमें अपनी सलाद में, तो PO नंबर 3 हमारी हो गई टमाटर। चलिए टमाटर जो है वो हमारा PO नंबर 3 जिसको हमने 2,000 में बेचा। कहता है इज नॉट येट सेटिस्फाई, अभी तक हमने ये सेटिस्फाई नहीं किया, मतलब हमने 12,000 रुपए ले लिए, उसको आलू पकड़ा दिए, उसको प्याज पकड़ा दी, उसको टमाटर अभी नहीं पकड़ा है, दैट्स इट। भैया टमाटर नहीं पकड़ा है तो टमाटर का रेवेन्यू मत रिकॉग्नाइज करो, इसमें कौन सा इंडेस है, कॉमन सेंस की बात है। चलिए हमारा क्वेश्चन फिर वही का भाई, हाउ मच रेवेन्यू रिकॉग्नाइज और कब और कितना। चलिए सर इसका भी आप जो है, तो हमने देखो वही कहा एंटिटी विल रिकॉग्नाइज रेवेन्यू व्हेन इट सेटिस्फाई PO मतलब 1 and 2 फॉर सच अमाउंट विच इज एलोकेटेड टू सच सेटिस्फाइड PO, मतलब 7,000 एलोकेटेड है और 3,000 एलोकेटेड है, उतना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लो। इसका मतलब ये इंप्लाइड क्या कहना चाह रहा है कि जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आपने सेटिस्फाई अभी नहीं करी है उसका मत रिकॉग्नाइज करो। सिंपल सी बात है, कौन सा इंडेस है इसमें, कॉमन सेंस वाली बात है। चलिए सर एंट्री क्या पड़ेगी, 1 मई को क्योंकि मैंने आलू दे दिया था तो 7,000 रुपए रिकॉग्नाइज कर लिए रेवेन्यू PO 1। 5 मई को मैंने प्याज दे दी थी तो मैंने 3,000 रुपए प्याज के रिकॉग्नाइज कर लिए, मतलब PO 2। और PO 3 का कोई रेवेन्यू भी रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा क्योंकि सेटिस्फाई ही नहीं किया है। ठीक है, रेवेन्यू PO 3 नॉट रिकॉग्नाइज सिंस PO नॉट सेटिस्फाई, क्योंकि हमने तो कहा था कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेना व्हेन सेटिस्फाइड PO, जब PO आप सेटिस्फाई कर लो। अब जब नहीं करी तो इसका इंप्लाइड मीनिंग क्या है, रेवेन्यू भी मत रिकॉग्नाइज करो। मान लो 8 मई 2025 को मैंने टमाटर भी दे दिए तो 2,000 रुपए एंट्री फिर से डाल दूंगा, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू PO 3। बात समझ में आती है यहां तक? कितना सिंपल सा चल रहा है। हाँ सर बिल्कुल सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं लगे हाथों। कहता है एंटिटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर ऑन 1 अप्रैल 2025। एंटिटी सेटिस्फाई अ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ऑन 1 मई 2025। 1 मई 2025 को परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर दी। टोटल कंसिडरेशन रिसीव किया कितना, 10,000 रुपए। टोटल कंसिडरेशन रिसीव किया कितना, 10,000 रुपए। आउट ऑफ विच ट्रांजैक्शन प्राइस अंडर 115 इंडेस के हिसाब से ट्रांजैक्शन प्राइस 7,000 है। ठीक है, और अमाउंट एलोकेटेड टू PO 7,000 रुपए है। आलू बेचे, आलू के लिए मैंने कितने पैसे लिए, मैंने आलू के लिए लिए 10,000 रुपए, लेकिन 10,000 में से आलू जो है वो सिर्फ 7,000 में ही आ जाते हैं। उतने टन आलू मान लो टन के हिसाब से लिए तो उतने टन आलू तो सिर्फ 7,000 में ही आ जाते हैं, लेकिन मैंने कस्टमर से 10,000 रुपए लिए। तो कहता है ये जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, जो आलू है, आलू के लिए कितना पैसा लिया, वो कितना लिया आपने, 7,000। तो आलू के लिए जितना पैसा लिया वो क्या है, वो एक तरह से ट्रांजैक्शन प्राइस है 7,000। अब इस 7,000 में से आलू पर कितना एलोकेट होगा, तो दैट्स इट, क्योंकि एक ही आइटम है तो 7,000 ही होगा। चलिए तो हमने कहा कितना रेवेन्यू और कब, हमारा क्वेश्चन वही
तो अब देखो हमने कहा एंटिटी विल रिकॉग्नाइज अ रेवेन्यू व्हेन सेटिस्फाई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन फॉर सच अमाउंट विच इज एलोकेटेड टू सेटिस्फाइड पीओ आउट ऑफ टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस। तो पहले तो हमने ट्रांजैक्शन प्राइस की छटनी करी कि भाई साहब ट्रांजैक्शन प्राइस 10,000 नहीं है, हमने जो गुड्स दिए हैं उसके लिए कितना पैसा मिलता है, हमने जो गुड्स दिए हैं उसके लिए कितना पैसा मिलता है। नॉर्मली 7,000, भले ही आपने 10,000 ले लिए कस्टमर से, लेकिन ट्रांजैक्शन प्राइस जो है वो 7,000 है। कहता है 7,000 आपका ट्रांजैक्शन प्राइस, इसमें से एलोकेटेड टू सच सेटिस्फाइड पीओ कितना है। हमने कहा भाई साहब एक ही पीओ है, उसके ऊपर पूरा का पूरा 7,000 एलोकेटेड है। तो कहता है कि जब आप रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करोगे, जब आप आलू बेच दोगे, दैट्स इट, वही एग्जांपल है। तो क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 टू कस्टमर 7,000 टू अदर लाइबिलिटी, मतलब इवन कस्टमर से ही आई है ये भी 3,000। लेकिन रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज करेंगे, नॉट फॉर 10,000, सिर्फ 7,000 का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे, जो आलू के लिए पैसा लिया उतना, दैट्स इट, बात खत्म हो गई। इतना सही है बस। चलिए सर एक और एग्जांपल ले लीजिए आप, जब इतने सारे हम ले रहे हैं तो एक और ले लेते हैं। चलिए मैंने कहा एंटिटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर ऑन 1 अप्रैल 2025, सेम एग्जांपल है। आप देख रहे हो मैं हर एक एग्जांपल ले लेकर, एक एक एग्जांपल मैंने एक एक चीज को फोकस कर कर बनाया हुआ है कि ये चीज कैसे समझनी है और ये चीज कैसे समझनी है, ये चीज हल्की सी हिली तो क्या क्वेश्चन पे चेंज बनेगा, ये सारी चीजें हम इसलिए इतने ज्यादा एग्जांपल ले रहे हैं। चलिए एक कॉन्ट्रैक्ट और किया हमने 1 अप्रैल 2025 को कस्टमर के साथ में, टू सेल लैपटॉप एंड मोबाइल। ठीक है, हमने चलो अब आलू प्याज से बढ़कर हम इलेक्ट्रॉनिक्स पे आ गए, थोड़ा सा आलू प्याज के एग्जांपल बहुत ले लिए, बोर हो गए। अब लैपटॉप और मोबाइल की बात करते हैं, थोड़ा सा नया नया फील होगा। कहता है हमने कहा कि हम कस्टमर तुम्हें लैपटॉप बेचेंगे और तुम्हें मोबाइल भी बेचेंगे, टोटल कंसिडरेशन हम तुमसे 50,000 रुपए लेंगे, उसमें लैपटॉप भी दे देंगे तुम्हें और मोबाइल भी दे देंगे, दोनों चीजों के हम तुमसे ना 50,000 रुपए ले रहे हैं। ठीक है, हमने कहा अमाउंट एलोकेटेड टू लैपटॉप 30,000 और मोबाइल 20,000। हमने देखा कि अच्छा इस लैपटॉप पर कितना अमाउंट जाना चाहिए, हमने कहा मार्केट में नॉर्मली 30,000 का ये लैपटॉप मिल रहा है तो हम भी तो 30,000 का ही लैपटॉप दिखाएंगे, तो हमने कहा 30,000 रुपए का लैपटॉप बेच रहे हैं हम तुम्हें और 20,000 रुपए का मोबाइल बेच रहे हैं। चलिए, हालांकि अभी आपके दिमाग में अगर ये क्वेश्चन आ रहा हो कि सर ये कैसे किया, ये 40 और 10 क्यों नहीं, ये 40 के और 10 के क्यों नहीं करा, 45 के और 5 के क्यों नहीं करा मोबाइल और लैपटॉप का, 30 और 20 कैसे डिसाइड हुआ, ये स्टेप नंबर 4 में देखेंगे ना, अभी क्यों टेंशन ले रहे हो, अभी तो जितना मैं समझा रहा हूं उतना समझो तो। ठीक है, तो हमने कहा भैया मार्केट में नॉर्मली ये वाला लैपटॉप 30,000 का बिकता है, तो हम भी यही दिखाएं कि हमने लैपटॉप 30,000 का ही बेचा है, और ये वाला मोबाइल 20,000 का बिकता है तो हम यही दिखाएं अपने पास कि हमने मोबाइल जो बेचा वो 20,000 का बेचा, मोबाइल के नाम का रेवेन्यू 20,000 ही रिकॉग्नाइज करेंगे और 30,000 रुपए का रेवेन्यू हम लैपटॉप के नाम का रिकॉग्नाइज करेंगे। बिल्कुल सर। चलिए, एंटिटी ने डिटरमाइन किया कि भाई साहब लैपटॉप और मोबाइल आर टू सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। मोबाइल देना, मोबाइल को कस्टमर तो बेचना एक अलग काम है और लैपटॉप कस्टमर को बेचना एक अलग काम है, टू डिफरेंट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, ये दो अलग अलग काम है। मतलब ऐसा नहीं है कि जब तक मैं मोबाइल और लैपटॉप दोनों नहीं दे देता तब तक मेरा काम खत्म नहीं होता। मोबाइल बेच दिया एक काम खत्म, लैपटॉप बेच दिया उसके बाद दूसरा काम खत्म। ऐसा नहीं है कि जब तक दोनों नहीं बेचूंगा जब तक मेरा काम खत्म नहीं होता, दोनों काम अलग अलग है। मोबाइल दे दिया एक काम पूरा, लैपटॉप दे दिया एक काम पूरा। अब ये काम काम जो मैं बोल रहा हूं ना, इसी को परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कहते हैं हम, कि मेरी ऑब्लिगेशन दो है, कि मेरे सर पे दो जिम्मेदारियां हैं कि सर एक तो मुझे मोबाइल देना है आपको और एक लैपटॉप देना है, दो अलग अलग काम है। ये बात समझ में आती है? हाँ सर बिल्कुल समझ आती है। कहता है एंटिटी ने सेटिस्फाई करा लैपटॉप वाली परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ऑन 10 अप्रैल। एंटिटी ने 10 अप्रैल को लैपटॉप तो कस्टमर को दे दिया और मोबाइल जो है 20 अप्रैल को दे दिया। कहता है हाउ मच रेवेन्यू रिकॉग्नाइज एंड व्हेन। तो बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है। कहता है एंटिटी विल रिकॉग्नाइज रेवेन्यू व्हेन सेटिस्फाई अ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन फॉर सच अमाउंट व्हिच इज एलोकेटेड टू सेटिस्फाइड परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। तो सर ये तो सिंपल सा केस था। हाँ, तो मैंने आपका सिर्फ यहां पर क्या किया है, यहां पे PO1 और PO2 को कुछ बताया कि PO1 तो जनरल टर्म है, PO1 किस रूप में हो सकता है, वो मोबाइल देने के रूप में हो सकता है, वो लैपटॉप देने के रूप में हो सकता है, वो मोबाइल की सर्विस करने के रूप में हो सकता है, लैपटॉप की सर्विस करने के रूप में हो सकता है, रिपेयर करने के रूप में हो सकता है, किसी भी मैन्युफैक्चर करने के रूप में हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है। PO का मतलब है काम,
काम क्या था, क्या करना था आपको, ठीक है। सिर्फ इस चीज पे फोकस रखकर मैंने एग्जांपल आपका बनाया है। चल एंट्री क्या होगी सर, 10 अप्रैल को पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर 50,000। उसके बाद में 10 अप्रैल को मैंने क्या किया, लैपटॉप बेच दिया, तो 30,000 रुपए सेटिस्फाइड, जब तक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं हो जाती, जब तक नहीं करते, तो 10 अप्रैल को मेरी एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो गई, उस पर एलोकेटेड अमाउंट 30,000 था, तो उतना मैंने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया सेटिस्फाइड पीओ के बेस पे। 20 अप्रैल को दूसरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो गई, उस पर कितना अमाउंट था, 20,000, तो 20 अप्रैल को जब मैंने मोबाइल दे दिया तो मोबाइल वाली परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो गई, तो मोबाइल का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया। कितना आसान है सर, बात समझ में आती है यहां तक? चलिए सर एक और एग्जांपल ले लीजिए लगे हाथों। कहता है एंटिटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद 1 अप्रैल, ठीक है, पहली वाली लाइन तो सेम है सब में। 1 अप्रैल को कॉन्ट्रैक्ट में आए टू सेल अ सॉफ्टवेयर एंड इंस्टॉलेशन ऑन क्लाइंट ऑफिस। सॉफ्टवेयर और इंस्टॉलेशन मतलब मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी हूं, मैंने कहा कि साहब सॉफ्टवेयर बेचूंगा और उसको आपको इंस्टॉल भी कर जाऊंगा, ठीक है। जैसे आप समझ लो ये कंपी ऑफिस सॉफ्टवेयर है, आपके ऑफिस वगैरह में होगा कंपी ऑफिस, जिससे आप टीडीएस रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न, आरओसी के फॉर्म्स ये सब फाइल करते होगे। इस तरह के बड़े सारे टैक्सेशंस के सॉफ्टवेयर्स आते हैं, ठीक है। तो कंपी ऑफिस सॉफ्टवेयर मान लो, तो कंपी ऑफिस सॉफ्टवेयर है और उसको इंस्टॉल भी करना है। जब तक इंस्टॉल नहीं होगा जब तक यूज कैसे करूंगा मैं, ठीक है। परचेज कर लिया, लाइसेंस की आ गई, लेकिन उसको सिस्टम में इंस्टॉल करना, सही से चल रहा है नहीं चल रहा, ये सारी चीजें भी तो देखनी पड़ती है ना हमें। तो मैंने आपको सॉफ्टवेयर बेचा और उसकी इंस्टॉलेशन भी करी क्लाइंट प्लेस पे। 10 अप्रैल को हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ठीक है, ये हमें काम करना था। कहता है टोटल कंसीडरेशन रिसीव कितना किया मैंने, 50,000 रुपए किया। एंटिटी ने डिटरमाइन किया कि सेलिंग सॉफ्टवेयर एंड इंस्टॉलेशन इन द क्लाइंट ऑफिस बोथ आर सिंगल पीओ। अब ध्यान से बात सुनना मेरी, कहता है कि आप ये नहीं कह सकते कि सॉफ्टवेयर तो बेच दिया ना, एक काम पूरा हो गया, इंस्टॉलेशन नहीं करी तो क्या हुआ, वो एक अलग काम है, मैं कर दूंगा। देखने में अलग काम लग रहा है कि लाइसेंस की जो है वो आपको कस्टमर को मेल कर दी कि भाई साहब 50,000 रुपए लिए, सॉफ्टवेयर की लाइसेंस की कस्टमर को मेल करी और मैं हाथ झाड़ के बैठ गया, एक काम तो हुआ जी पूरा। इंडेस कहता है भाई साहब अभी एक काम पूरा नहीं हुआ, जब तक आप इसको इंस्टॉल नहीं करोगे, जब तक जो है ये काम पूरा नहीं हुआ आपका, ठीक है। एंटिटी ने भी डिटरमाइन किया कि भाई साहब सॉफ्टवेयर का बेचना और उसको इंस्टॉल करना ये दोनों एक ही काम है। अब ये दोनों एक ही काम है, ये बात का फैसला कैसे किया सर? इस बात का फैसला किया स्टेप नंबर 2 से, जो अभी हम डिटेल में देखेंगे। अभी आप समझो कि आपने कहा कि भाई साहब सॉफ्टवेयर का बेचना और उसको इंस्टॉल करना दोनों एक ही काम है, दो अलग अलग काम नहीं है। अभी आप मान लो ये एक ही काम है, कैसे डिसाइड किया वो बात की बात है, वो देखेंगे ना स्टेप नंबर 2 में, क्या दिक्कत है। चलिए सर मान लिया आपकी बात, तो हमने कहा सॉफ्टवेयर और इंस्टॉलेशन इन द क्लाइंट प्लेस बोथ आर सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। इसमें एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन थी इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर कस्टमर तक पहुंचाना। इंडेस कहता है ऐसे देखो कि आपकी एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन थी 50,000 रुपए जो आपने कस्टमर से लेके अपनी जेब में भरे, उसके बदले आपको क्या ऑब्लिगेशन परफॉर्मेंस करनी थी, आपको यह करना था कि कस्टमर के ऑफिस तक इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर पहुंचाना। दैट्स इट। यहां पे दोनों चीजें आ गई, सॉफ्टवेयर भी हो गई और उसकी इंस्टॉलेशन की भी बात कर दी, ठीक है। कहता है अमाउंट एलोकेटेड टू सॉफ्टवेयर एंड इंस्टॉलेशन 50,000। कहता है अमाउंट जो एलोकेटेड है वो भी 85,000 है, ठीक है। भाई इन दोनों के ही नाम पर तो मैंने 50,000 लिए हैं, तो 50,000 में तो मैं दोनों ही काम कर रहा हूं, सॉफ्टवेयर बेच भी रहा हूं, उसको इंस्टॉल भी कर रहा हूं। इन दोनों चीजों के पैसे लिए होंगे मैंने 50,000 रुपए, बिल्कुल सर इन दोनों चीजों के पैसे लिए होंगे आपने। चलिए उसके बाद कहता है एंटिटी ने सॉफ्टवेयर सेल किया 10 अप्रैल 2025 को एंड इंस्टॉल इट इन क्लाइंट प्लेस 20 अप्रैल 2025 को। मैंने 10 अप्रैल 2025 को आपको लाइसेंस की मेल कर दी कि सर ये लाइसेंस की है आपके कंपनी ऑफिस सॉफ्टवेयर की,
अब मैं आपके पास में मैं अपनी क्वेरी जनरेट कर रहा हूं, हमारे ऑफिस से मिस्टर रवि जो हैं वो हमारे क्लाइंट एग्जीक्यूटिव हैं, वो आपके यहां आएंगे और इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके चले जाएंगे। सर कंपनी ऑफिस में कॉल करने के लिए धन्यवाद, आपका समय शुभ हो। ये कह के मैंने कॉल कट कर दी। बिल्कुल प्रैक्टिकलिटी पर बात कर रहा हूं मैं आपसे, जैसा होता है सिनेरियो, जैसा दुनिया में चीजें चलती हैं प्रैक्टिकली वैसी बात कर रहा हूं। इमेजिन करके चलना, बिल्कुल एनवायरमेंट आपके सामने मैंने वैसे ही बना दिया है। ये कॉल करके मैंने रख दी, ठीक है। आज मैंने आपको लाइसेंस की तो दे दी ना, लाइसेंस की तो मैंने आपको दे दी ना, बिल्कुल सर लाइसेंस की दे दी, लेकिन इंस्टॉल अभी नहीं किया। इंस्टॉल कब होगा? लाइसेंस की किस दिन दी है? लाइसेंस की दी है 10 अप्रैल को। इंस्टॉल कब होगा सॉफ्टवेयर? 20 अप्रैल को होगा। बात समझ में आती है? अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछता है? हमसे क्वेश्चन कहता है कितना और कब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा। दैट्स इट, क्वेश्चन तो हमेशा यही रहेगा। तो हम फिर से वही वाली बात, देखो कॉन्सेप्ट मैंने आपको इतना बता दिया, इतना बता दिया, हर एग्जांपल में मैंने ये वाली बात लिखी है। एंटिटी विल रिकॉग्नाइज अ रेवेन्यू, एंटिटी रिकॉग्नाइज करेगी रेवेन्यू जब वो सेटिस्फाई कर देगी अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। मतलब जब तक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई नहीं होगी, जब तक रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं होगा। बिल्कुल सर, एंटिटी विल रिकॉग्नाइज अ रेवेन्यू व्हेन इज सेटिस्फाई अ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन फॉर सच अमाउंट। कितने अमाउंट से रिकॉग्नाइज करेगी? जो अमाउंट एलोकेटेड है उस सेटिस्फाइड परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पर, कि जो आपने काम कर दिया उसके लिए कितना पैसा लिया, उतना पैसा आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लो जब आप काम पूरा कर दो, जब आप परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर दो। अब आप मुझे बताओ मैंने अपना काम किस दिन पूरा किया? मैंने काम पूरा किया है 20 अप्रैल को। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इंस्टॉल, अब आपका सॉफ्टवेयर का बेचना प्लस इंस्टॉल करना, मैंने कहा ये दोनों एक ही काम है, दो अलग अलग काम नहीं थे। मतलब सिर्फ सॉफ्टवेयर दे दिया, अभी काम अधूरा है। जब इसको इंस्टॉल कर लूंगा तब ये वाले काम की ऑब्लिगेशन मेरे सर से हटेगी, ये वाले काम की ऑब्लिगेशन मेरे सर से हटेगी। बात समझ में आती है आपको? तो अब देखिए मैं रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करूं, अब आप बताओ। सर आपने ही तो कॉन्सेप्ट बताया, जब हम परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को सेटिस्फाई कर देंगे तब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे उतने अमाउंट से जितना अमाउंट आपने उस सेटिस्फाइड काम के लिए, सेटिस्फाइड परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के लिए लिया है। बिल्कुल सर। तो अब यहां पर देखो फोकस क्या आ गया? व्हेन इट इज सेटिस्फाई। अरे यही तो क्वेश्चन है, कब सेटिस्फाई किया? तो आप क्या कहोगे कि सर 1 अप्रैल को तो मैंने बैंक से 50,000 रुपए आपके ले लिए, 10 अप्रैल को जिस दिन मैंने कॉल करके मेल किया था और बोला था 10 अप्रैल को कि भाई साहब आज मैंने आपको लाइसेंस की तो दे दिया है, हमारे ऑफिस से मिस्टर रवि जो है 20 अप्रैल को आएंगे, तो 10 अप्रैल को क्या मैं कुछ पोर्शन रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लूं 50,000 में से कि अच्छा चलो 40,000 लाइसेंस के नाम पे थे और 10,000 जो है इंस्टॉलेशन के नाम पे थे, तो 40,000 वाला काम तो आज कर दिया मैंने, तो आज 10 अप्रैल को 40,000 तो रिकॉग्नाइज कर ही लेता हूं, इंस्टॉलेशन होती रहेगी बाद में, 10,000 बाद में रिकॉग्नाइज कर लेंगे, लाइसेंस तो दे दिया ना। नहीं, यही तो इंडेस कहता है कि अगर आपने कहा कि भाई साहब सॉफ्टवेयर को बेचना प्लस इंस्टॉल करना दोनों एक ही बात है, तो जब तक इंस्टॉल नहीं हो जाता, जब तक आप ये मानो जैसे कि आपने सॉफ्टवेयर भी नहीं बेचा है। क्योंकि क्लाइंट को क्या चाहिए था? क्लाइंट को चाहिए था इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर इन माय ऑफिस। दैट्स इट। ये वाली बात किस दिन खरी उतर रही है? ये वाली बात 20 अप्रैल को खरी उतर रही है। इस वजह से आप 10 अप्रैल को कोई भी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करोगे। आपके दिमाग में हो सकता है आ रहा हो कि हाँ सर इस 50 के कुछ टुकड़े कर लो ना, 40,000 सॉफ्टवेयर के नाम पे, 10,000 उसकी इंस्टॉलेशन के नाम पे, ठीक है, तो आप जो इस तरीके से कर लो। लेकिन इंडेस ने कहा भाई साहब सॉफ्टवेयर का बेचना प्लस इंस्टॉल करना ये दोनों एक ही काम है, तो अब जब तक पूरा काम नहीं हो जाता जब तक आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। मतलब 10 अप्रैल को आप कुछ भी नहीं करोगे बेटा, 10 अप्रैल को आप कोई भी एंट्री पास नहीं करोगे, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल जैसी कोई एंट्री पास नहीं करोगे। सीधे 20 अप्रैल को जब मिस्टर रवि क्लाइंट के ऑफिस गए और इंस्टॉल करके आ गए अपना सॉफ्टवेयर, उस दिन पूरा 50,000 रुपए का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगा। कस्टमर अकाउंट डेबिट 50,000 टू रेवेन्यू सॉफ्टवेयर सेल एंड इंस्टॉलेशन 50,000। बात समझ में आती है आपके? यहां आपको मैंने ये वाले एग्जाम्पल में मैंने किस चीज पर फोकस किया? ये वाले एग्जाम्पल में मैंने इस चीज पर फोकस किया कि भाई साहब दो चीजें देखने में आपको ऐसा लग रही हैं अलग अलग हैं,
लेकिन एक्चुअल में वो एक सी हैं। ये वाली बात कौन बताता है? ये वाली बात बताता है आपको स्टेप नंबर 2। ये चीजें हम अभी देखेंगे कि क्या क्राइटेरिया होता है, क्या सिचुएशन सर्कमस्टांसेस होती हैं जब हम ये कहें कि हमें जो देखने में दो चीजें खुली आंखों से अलग अलग काम लग रहे हैं लेकिन फिर भी दोनों एक ही हैं। तो जब तक वो पूरा काम नहीं हो जाता, जब तक आपकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई नहीं हुई। एक तरह से आप ऐसे समझ लो, कस्टमर किस दिन मेरी सर्विस से सेटिस्फाई होगा? कस्टमर किस दिन कहेगा? कस्टमर क्या 10 अप्रैल को सेटिस्फाई हो गया? अरे भैया इंस्टॉल ही नहीं करके गए आप, अभी तो वो काम अधूरा है ना आपका, इंस्टॉल ही नहीं करके दे, वो काम कैसे करेगा? क्या कस्टमर का सेटिस्फेक्शन मिल गया? चाहे ऐसे समझ लो आप, अभी फिलहाल कस्टमर सेटिस्फाई किस दिन होगा? 20 अप्रैल को सेटिस्फाई होगा। ठीक है, तो 20 अप्रैल को मेरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जिम्मेदारी पूरी हुई, मेरी जिम्मेदारी जितनी थी वो मैंने पूरी करी, तो जो जितना काम करा उतना पैसा, दैट्स इट। तो जब किया जब पैसा। बात आपको समझ में आई? चलिए सर, एक एग्जांपल आपने और ले लिया, क्या आप और एग्जांपल लोगे? हाँ, और एग्जांपल है क्या सर? 7वें के बाद 8वां भी है, तो 8वां भी है क्या सर? 9वां भी है? नहीं, तो 2 एग्जांपल और रह गए, उसके बाद में हम दूसरी चीजें डिस्कस करेंगे। चलिए 7 एग्जांपल नंबर 8 पे है ना हम तो। एग्जांपल नंबर नहीं 7 पे, 6 किया है ना। आइए चलिए सर एग्जांपल नंबर 7 देखते हैं। अब इसमें भी वही मैंने कुछ चीज इसमें चेंज करी होगी, देखते हैं। कहता है एंटिटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर ऑन 1 अप्रैल 2025। 1 अप्रैल 2025 को कॉन्ट्रैक्ट किया हमने, कहा भाई साहब सॉफ्टवेयर सेल करेंगे, उसकी इंस्टॉलेशन करेंगे क्लाइंट प्लेस पे। सेम एग्जांपल पीछे से ले लिया मैंने। टोटल कंसिडरेशन 50,000। ठीक है, जो सेम बात है वो मैं थोड़ी जल्दी कह के निकल भी जाऊं तो आप प्लीज कोऑपरेट कर लेना। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। कहता है एंटिटी ने डिटरमाइन किया, कहता है सेलिंग सॉफ्टवेयर एंड इंस्टॉलेशन इन क्लाइंट ऑफिस बोथ आर सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। ये 2 अलग अलग काम है। हालांकि ये डिसाइड कैसे किया ये हम देखेंगे ना। ठीक है, अभी घबराना मत, बच्चे क्या होते हैं ना, बच्चे अब इसी पे हो सकता है आप लग जाओ कि नहीं नहीं ये पहले ये बताओ। नहीं, अभी आप समझ लो, ये चीजें अभी डिटेल में डिस्कस करनी है हमें कि कैसे डिसाइड किया। चलिए, तो अब यहां पर एंटिटी ने कहा कि भाई साहब के सॉफ्टवेयर का बेचना और उसको इंस्टॉल करना 2 अलग अलग काम है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैंने सॉफ्टवेयर बेच दिया तो मेरा एक काम पूरा हो गया, और उसके बाद इंस्टॉलेशन कर दिया तो दूसरा काम पूरा हो गया। पिछले वाले एग्जांपल में हमने कहा था कि एंटिटी ने डिटरमाइन किया कि सॉफ्टवेयर का बेचना और उसको इंस्टॉल करना ये दोनों मिलाकर एक काम है। कैसे डिटरमाइन किया, बात की बात है। ये वाले एग्जांपल में हमने कहा भाई साहब सॉफ्टवेयर बेच दिया, 10 अप्रैल को लाइसेंस की मेल कर दी, एक काम पूरा हो गया। 20 अप्रैल को जाके मिस्टर रवि ने इंस्टॉल कर दिया, दूसरा काम पूरा हो गया। बिल्कुल सर, ऐसा ही है इस क्वेश्चन में कि दोनों अलग अलग काम है। बोथ आर सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, दोनों अलग अलग जिम्मेदारी हैं। जैसे ही आपने सॉफ्टवेयर का बेचा, आपने कहा थैंक गॉड हमारे सर से एक जिम्मेदारी खत्म हुई। फिर आपने जाके इंस्टॉल किया, आपने कहा ओहो थैंक गॉड हमारे सर से दूसरी जिम्मेदारी भी खत्म हुई। ठीक है, पिछले वाले में क्या था, आपने सॉफ्टवेयर बेच दिया लेकिन जिम्मेदारी अभी भी सर पे, अरे यार अभी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई, जब तक 20 अप्रैल को जाके इंस्टॉल नहीं कर देता तब तक मेरे सर पे जिम्मेदारियों का बोझ है। पिछले एग्जाम्पल में ऐसा था। मैं फील कराने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसा होता नहीं है। मैं फील कराने की कोशिश कर रहा हूं कि जिम्मेदारी, ऑब्लिगेशन, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मतलब जिम्मेदारी, जिम्मेदारी से आती है टेंशन और टेंशन आती है सर पे, इसलिए मैं बार बार आपका ऐसे सर पे हाथ रखता हूं। चलिए, कहता है एलोकेटेड, कहता है अमाउंट एलोकेटेड टू सॉफ्टवेयर एंड इंस्टॉलेशन 50,000। एग्जाम्पल वही है, सिर्फ इतना फर्क किया है अभी मैंने इसमें कि पिछले वाले में सॉफ्टवेयर और इंस्टॉलेशन दोनों मिलाकर एक काम था, यहां पर सॉफ्टवेयर एक अलग काम है बेचना और उसको इंस्टॉल करना एक अलग काम है। चलिए, कहता है एंटिटी ने सेल किया सॉफ्टवेयर 10 अप्रैल को और इंस्टॉल कर दिया उसको 20 अप्रैल को, डेट भी सेम मैंने ले ली। सॉफ्टवेयर 30,000 का, इंस्टॉलेशन 20,000। सॉफ्टवेयर पर हमने क्या एलोकेट किया, ट्रांजैक्शन प्राइस 30,000 रुपए। हमने कहा 50 में से 30,000 सॉफ्टवेयर के लिए लिए हैं और इंस्टॉलेशन के नाम पर 20,000 लिए हैं 50,000 में से। चलिए सर, अगला क्वेश्चन वही, कब और कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा। ठीक है, चलिए
तो हमारा क्या काम है? हमारा काम तो क्या है भैया, एंटिटी रिकॉग्नाइज करेगी रेवेन्यू, जब वो सेटिस्फाई कर देती है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, उतने अमाउंट से रिकॉग्नाइज करेगी जो एलोकेटेड है उस सेटिस्फाइड परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पर आउट ऑफ टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस। यही वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको देखो स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूं। चलिए सर एंट्री कैसे होगी? 1 अप्रैल को तो 50,000 रुपए कस्टमर से आ गए और 10 अप्रैल को हमने कहा हा सॉफ्टवेयर भेज दिया, एक काम की जिम्मेदारी हो गई पूरी, 30,000 रुपए रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लो। 10 अप्रैल को 30,000 रुपए रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया। 2 अलग अलग काम थे, सॉफ्टवेयर का बेचना एक अलग टेंशन थी और उसको इंस्टॉल करना एक अलग जिम्मेदारी थी, अलग टेंशन थी। तो टेंशन नंबर 1 पूरी, 30,000 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई, रिकॉग्नाइज कर लो 30,000 का रेवेन्यू। 20 अप्रैल को जाके मिस्टर रवि इंस्टॉल करके आ गए, तो हमने कहा हाँ बढ़िया, दूसरे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन भी सेटिस्फाई हो गई, 20,000 उसके भी रिकॉग्नाइज कर लो। हमने 30,000 एलोकेट किए थे सॉफ्टवेयर पर, 20,000 एलोकेट किए थे इंस्टॉलेशन पर, आउट ऑफ टोटल 50,000। जब जितना काम होता गया उतना पैसा बुक करते गए, जितना काम उतना पैसा। बात समझ में आती है? इन्हीं 3-4 चीजों के बेस पे मैंने आपको सारी चीजें समझा दी हैं, कुछ भी दिक्कत की बात नहीं है। चलिए सर, ये भी समझ में आती है बात। तो देखो एग्जांपल नंबर 6 और एग्जांपल नंबर 7 में क्या फर्क है? जब मैंने कहा था कि सॉफ्टवेयर को बेचना प्लस इंस्टॉल करना एक काम है, तो जब तक उसको इंस्टॉल नहीं कर दोगे काम पूरा नहीं हुआ। जब तक काम पूरा नहीं हुआ तो रेवेन्यू कैसा? हमने यही तो कहा है कि जब काम पूरा हो जाए, मतलब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो जाए, तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना। तो 10 अप्रैल वो दिन नहीं है जिस दिन आपने काम पूरा किया ऊपर वाले एग्जांपल में, तो इसलिए हमने 10 अप्रैल को कोई रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं किया। हमने कहा 20 अप्रैल को काम पूरा किया आपने, तो 20 अप्रैल को रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया। यहां हमने कहा 7th एग्जांपल में कि भाई साहब सॉफ्टवेयर का बेचना एक अलग काम है, सॉफ्टवेयर बेच दिया, एक काम पूरा, उस एक काम के लिए कितना पैसा? 30,000, उतना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लो। और बाकी के काम के लिए कितना पैसा? 20,000, उसका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लो जब वो काम हो जाए। वो काम कब हुआ? 20 अप्रैल। चलिए यहां तक बात समझ में आती है? हाँ सर, यहां तक तो बात समझ में आ गई। एक और एग्जांपल लेते हैं। कहता है एंटिटी एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट विद कस्टमर ऑन 1 अप्रैल 2025। एंटिटी ने एंटर किया एग्रीमेंट विद कस्टमर 1 अप्रैल 2025। ये वाली लाइन तो मैं स्टार्टिंग से लिखता आ रहा हूं, ठीक है। एंटिटी ने सेटिस्फाई करी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ऑन 1 मई 2025। 1 मई 2025 को परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर दी। टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस कितना था? 7,000। एलोकेटेड टू सच पीओबी 7,000 था। टोटल अमाउंट आउट ऑफ टोटल अमाउंट, ठीक है। दिस एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट एज पर इंड एस 115। कहता है ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है इंड एस 115 के हिसाब से। अब इंड एस 115 के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट कब होता है कब नहीं होता ये मैं आपको बताऊंगा अभी, लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है इंड एस 115 के हिसाब से। पैसा ले लिया मैंने 7,000 रुपए, हाउ मच रेवेन्यू विल बी सेटिस्फाई, हाउ मच रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज, और कब? तो हमने तो क्या सीखा है? हमने तो ये सीखा है एंटिटी विल रिकॉग्नाइज रेवेन्यू व्हेन सेटिस्फाई अ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन फॉर सच अमाउंट व्हिच एलोकेटेड टू सच सेटिस्फाइज पीओ आउट ऑफ टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस व्हेन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट एज पर इंड एस 115। ये वाली लाइन मैंने यहां ऐड करी क्योंकि यहां पर इस लाइन का रेलिवेंस है, इसी लाइन पर फोकस बनाकर मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन एग्जांपल लिया है कि ये वाली बातें कब सोच रही हैं? जब कॉन्ट्रैक्ट हो भाई। अगर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन और ट्रांजैक्शन प्राइस ये सब क्या? ये वाली बातें तो मैंने आपको ऊपर भी लिखी थी, लेकिन इनका रेलेवेंस कब है? When there is a contract as per Ind AS 115। एंट्री क्या करेंगे? कहता है 1 अप्रैल 2025 को बैंक अकाउंट डेबिट 7,000 टू कस्टमर 7,000। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे अभी, हालांकि इसमें और चीजें भी निकल के आएंगी हमारी। अभी मैं आपको सिर्फ इतना फोकस करवाना चाह रहा हूं कि आपका अगर 115 के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो फिर इस इंडेस में ही नहीं आएंगी वो चीजें। बात समझ में आती है? तो आप सिर्फ बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर लायबिलिटी बना के रख लोगे, दैट्स इट।
रेवेन्यू विल नॉट रिकॉग्नाइज अनलेस देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट एज पर इंड एज 115। जिस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट प्रूव हो जाएगा कि हां अब कॉन्ट्रैक्ट है, उस दिन रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेना, दैट्स इट। चलिए सर, यहां तक हमारी बातें खत्म हुई। हमने बेसिक सारा डिस्कस कर लिया है, बहुत अच्छे से मैंने आपको पूरा बेसिक समझा दिया। ये बेसिक था। अब हम इसमें टेक्निकल चीजों को और डिस्कस करेंगे। चीजें जो है अब टेक्निकल होती चली जाएंगी, लेकिन इतनी स्लो रेट से टेक्निकल होंगी कि आपको उनकी टेक्निकलिटी, टफनेस पता ही नहीं चलेगी। आपको लगेगा अभी भी बेसिक ही चल रहा है। चलिए ठीक है।